ऐसे नेम देखता गया एंड आई वाज शॉक्ड। मेरा नाम नहीं था, मेरे को फील हो गया जब फेल करते हो ना। हाँ. आपके साथ कोई नहीं होता है। आई वॉज टोटली आइसोलेटेड फॉर अराउंड 2-3 years। तो एक थॉट आता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइस। मेरा लाइफ तो अभी बहुत 360 डिग्री एक्चुअली चेंज हो गया। फोन्स कॉल आने लगे, रिलेटिव के आने लगे, बहुत जगह बुलाने लगे मेरे को। कल अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया, ही और शी इज वाचिंग दिस वीडियो, क्या एडवाइस दोगे? कि फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस unless and until you analyze your past mistakes। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट बिना उनका फाउंडेशन स्टैटिक नॉलेज नहीं हो कि वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। बीइंग इन रिलेशनशिप इन दिस जर्नी, सिविल सर्विस जर्नी, आई थिंक इट कैन ruin your attempt। आई एम विथ माई डियर स्टूडेंट बिसरुत। नमस्ते सर। नमस्कार। अभी हम लोग इससे पूरा कैंडिड बात करने वाले हैं इस छोटे से रूम में प्रिपेयर करने से लेके ओडिशा ओपीएससी में 228 रैंक लेके आना। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इन दिस चैनल, वी हैव 30,000 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। यस। सो जब वो लोग इस रूम में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे रूम में कोई घर में प्रिपेयर कर रहा है पूरी दुनिया से हट के, आइसोलेट होके, व्हेन ही और शी विल क्रैक द एग्जाम, उसका लाइफ कैसे चेंज होने वाला है? जैसे मेरा लाइफ तो अभी बहुत 360 डिग्री एक्चुअली चेंज हो गया। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता था। फ्रॉम 2 यूपीएससी प्रीलिम्स का फेलियर से लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैकिंग ओपीएससी, तो अचानक से लाइफ ऐसा लगा कि सब कुछ चेंज हो गया है। सब फ़ोन्स कॉल आने लगे, रिलेटिव के आने लगे, बहुत जगह बुलाने लगे मेरे को फेलिसिट भी किया गया मेरे स्कूल कॉलेजेस में। एवरीबडी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू और एक अलग ही टाइप का फील आता है। अभी तो लगता है कि मैं पूरा ऑफिसर ही बन गया हूँ। मेरा जैन से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है गोपोबंधु एकेडमी में। जैसे आपने बोला कि रिलेटिव्स का कॉल आने लग गए, तो क्या पहले वो लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, या आपके पिताजी से पूछते होंगे कि आपका बेटा क्या कर रहा है? हाँ, पूछते थे सबको ही। पिताजी से पूछते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है। इवन आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट डोंट टेल इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स दैट आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो दे वर थिंकिंग दैट आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, स्टेइंग इन भुवनेश्वर। बट एज वी नो दैट सिविल सर्विस या फिर बाकी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो 1 साल अराउंड हो जाता है। आपका प्रिपरेशन लग जाता है 1.1 to 1.5 ईयर्स। फिर प्रिपरेशन 1.5 ईयर्स के बाद एग्ज़ाम साइकिल ही 1 साल चला जाता है। तो लोग सोचते हैं कि यार इतना देर से बाहर रह रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा होगा कि नहीं। पेरेंट्स को भी डाउट लगता है क्या कर रहा होगा। तो मैं क्या किया कि आई वॉज टोटली आइसोलेटेड फॉर अराउंड 2-3 years। लेकिन मैं रिकमेंड टोटली आइसोलेटेड फॉर 2-3 हाँ, मतलब मैं घर नहीं गया। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम रहता ही तो तब मैं घर जाता था, ऐसे घर नहीं जाता था मैं इतना ज़्यादा इवेंट भी जाता है मतलब नहीं था। तो सब कोई पूछते थे, पापा मम्मी को, रिलेटिव्स जो लोग आते थे वो पूछते थे कि आपका बेटा कहाँ है, वो क्या कर रहा है, बिसरुत क्या कर रहा है, बिसरुत क्या कर रहा है। बट व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर, तो मेरा रिजल्ट बाद में आया नवंबर 11 को, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि पता नहीं था ये भुवनेश्वर में था, पैसे क्या कर रहा था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ओपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया है। तो इट वाज रियली शॉकिंग फॉर देम एज वेल कि कैसे क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये यूसी कॉन्फिडेंशियल का ही देन था। आपने जिस तरह से गाइड किया था 1-on-1 मेंटरशिप, और बाकी जैसे हम बात भी करते थे कि प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी, मेंस का स्ट्रैटेजी कैसे कैसे करेंगे, तो वो हेल्प हो गया। एंड आपके ही मतलब जो मुझे ये बताओ कि रिलेटिव्स ने उस दिन, हम उस पे आएंगे, उनको बताएंगे कैसे तुम्हारा रिजल्ट बाकी लोगों से अलग आया, बट ये बताओ पेरेंट्स ने क्या बोला होता कि बिसरुत कर क्या रहा है, या तुमने पेरेंट्स को क्या बोला था कि क्या बोलो रिलेटिव्स को? क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं फॉर मेंटरशिप, मोस्ट ऑफ देम आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर होम या जॉब कर रहे हैं। तो जहाँ पे रेंट पे रह रहे बाहर, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जॉब वालों को तो दिक्कत नहीं होती है, बट जो आइसोलेटेड डेडिकेटेडली इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपने घर में क्या बोले? क्योंकि आई सपोर्ट यू कि अपने रिलेटिव्स को मत बताओ, बिकॉज कोई नजर लगा देगा, कोई मम्मी पापा को हरास कर दे पूछ के, एनीथिंग कैन हैपन। सो क्या बोल सकते हैं रिलेटिव्स को? एक्चुअली सर, आई हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। तो 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके कुछ अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो रिलेटिव्स, सोसाइटी, दे सीक दैट ही विल डू समथिंग बेटर इन लाइफ। सो सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मिरेकल हो जाएगा, लग सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट, 2-3 साल भी लग जाता है। तो
even if you're telling your relatives that I am preparing for this exam, even apart from your parents, no one should know that you're preparing for this exam. You keep it simple. You go to party, you go to some gatherings, but बताओ मत कि ये सब करो. मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आपका नाम खोजेंगे, आपका रोल नंबर क्या है, मेंस कितना लिखा भाई तूने, तेरा कितना अटेम्प्ट हुआ, तू 2 साल से दे रहा है क्या, तेरा नहीं हुआ क्या. People start conversing in that way. So मुझे लगता है कि कीप इट सिंपल एज इजी एज यू कैन. बट जब मेरे को एक थॉट आता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइस, तो मेरे को वो सूट करता है कि हम साइलेंस में काम करते हैं. क्यों बताना लोगों कि मेरा ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया. यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, फोकस्ड ऑन वन थिंग, और जब होगा तो फिर एंजॉय करेंगे सक्सेस. फिर वही तो है. सो मेरे को जितना समझ में आया कि रिलेटिव्स को मत बताओ. नो, जस्ट अपने तक रखो, अपने ब्लड वालों तक रखो. मेरी मम्मी तो बोलती थी कि हाँ हमारा लड़का जो प्रिपरेशन कर रहा है बैंक की तरह एसएससी करता है, एज वेल नॉर्मल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले करते हैं, जो लोग सोच सकते हैं यूपीएससी ओपीएससी उनके सोच के बाहर है. तो किसी को बताया नहीं. इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में फेलिसिटेड हुआ था तो वहाँ भी मैम ने बुलाया था, बिकॉज मैम आवर जो एचओडी मैम थे वो भी शॉक हो गए कि मैंने मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करा था. वो भी शॉक हो गए सुन के. तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि हम देखते नहीं है कि ये पर्सन ये कर रहा होगा, बट व्हेन दे सॉ, अरे भाई ये क्या कर दिया तूने, ऐसा रिएक्शन था. सो जैसा आपने बताया कि आपका 10-12 में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड था. जी. सो मुझे आप ये बताओ आपके 10-12 में मार्क्स कितने थे, एंड क्या आप IIT NIT ऐसे कॉलेज से पढ़े हो या उसके बाहर से पढ़े हुए हो? जस्ट फॉर माई व्यूअर्स टू नो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि 2-4 मिथ में से सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि आपको IIT NIT वाले हो या फिर कोई बड़े उससे हो तो आप निकालोगे एग्जाम. दूसरा चीज ये है कि सिर्फ इंजीनियर्स निकाल सकते हैं. तीसरा चीज ऐसा होता है कि पूरा NCERT पढ़ना है 6 से 12 तक का. सो पहला आप मेरे को बताओ 10-12 के क्या मार्क्स थे और आपका कॉलेज बैकग्राउंड. एक्चुअली मेरा जो 10th था वो विकास रेसिडेंटल स्कूल में हुआ था, और 11-12 में हुआ था 95%, 84% थे वहाँ पर 10-12 में. कितने थे? 95% थे 10 में. CGPA 10 था. ओके. और 12 में थे 74.4% थे. 74%. हाँ ओके था. तो माई डैड टोल्ड मी दैट जैसा होता है कि 12 में कि जैसे 12 खत्म होता है कि आइदर नीट जाते हैं या फिर जेई करने के जाते हैं. आई वॉज नॉट टोटली इन दैट मूड. Actually, I was planning to go to Delhi University or do from DU, Delhi University, to do a bachelor degree there in humanities subject. But my father told that no, you should prepare for NEET to become a doctor. But I was not interested in that. So आपका 12 में था क्या? PCM, PCB? मेरा था PCBM था. Okay. PCBM था मेरा. इसीलिए मेरे को लगता है 95% 74% हो गया. हाँ. Is it? हाँ, तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था नहीं. तो ऐसे ही ले लिया मैंने. पेरेंट्स का प्रेशर रहता है तो मैंने ले लिया. ऐसे मैंने एक जगह पे कोचिंग किया, फिर जैसे करते हैं नीट के लिए एक जगह कोचिंग किया, एंड आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरा नहीं हुआ क्लियर, एंड आई सेड मेरा 200 मार्क्स आए थे 720 से. यही रियलिटी है. ओके. सो सॉरी फॉर इंटरप्शन. पहला चीज 10th में 90% के ऊपर था, 12th में नहीं था. सो ही इज ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट. आप लोगों के हो सकता है ज्यादा मार्क्स आए हुए हो सकता है. यस, हो सकता है. नीट क्लियर नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में. सो जो लोगों को लगता है कि अ चाइल्ड शुड बी अ प्रोडिजी टू क्लियर दिस एग्जाम, या लोगों को लगता है कि मास्टर ब्लास्टर दिमाग एकदम रॉकेट साइंस जितना दिमाग चले. सो ही इज ऑल्सो अ नॉर्मल स्टूडेंट. विद राइट स्ट्रैटेजी ही क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू 28 रैंक. दैट्स ऑसम. हाँ, फिर आप फिर मैं फादर सेड कि नहीं हुआ, देन यू शुड गो टू रेसिडेंशियल कोचिंग जैसे नीट के लिए होता है. यू ट्राई 2-3 years ट्राई करो. फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ट्राई करना नहीं है. देन आई डिसाइडेड दैट आई डू माई ग्रेजुएशन. फिर हमारा उड़ीसा में एग्जाम होता है OUET का. OUET. हाँ, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. ओके. वहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं BSc AG या फिर BSc, मतलब वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होता है. ओके. तो वो एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ फिर से. Then after settling down, I got संबलपुर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड में. मेरा बरगढ़ में ही कॉलेज है, पंचायत कॉलेज में. ओके. एंड वो इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, बहुत छोटा कॉलेज है, लोकल कॉलेज ही कह सकते हैं, लेकिन वो संबलपुर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड था. तो मैंने वहीं पर ही ग्रेजुएशन किया. ओके. 2021 आई ग्रेजुएटेड. तो मेरा आया था CGPA 8.64 आया था उसमें. ओके. विद जूलॉजी ऑनर्स. ओके. जूलॉजी ऑनर्स था. एंड द शॉकिंग थिंग इज दैट मेरा जो स्टेट PCS या फिर UPSC में ऑप्शनल है वो सोशियो है. ओके. बीइंग फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड. ओके. वो एक डिफरेंट चीज़ था. ओके. तो इंटरव्यू मेरे को पूछा कि आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया.
ओडिशा PSC में ओडिशा PSC में पूछा गया। मनोज महांती सर का बोर्ड था और उन्होंने इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इंटरव्यू वाला सेक्शन बाद में रखेंगे। ठीक है। अब मेरे को जितना समझ में आया कि 10th में 90% प्लस था, 12th में 70% प्लस था, फिर आपने एक नीट दिया, फिर OUET दिया, बट यू फेल्ड बोथ। एंड आई गिव सम मल्टीपल एग्जाम, लाइक जो होता है कि 12 के बाद देते हैं नेस्ट, कुछ करके देते हैं। मैंने कुछ क्वालिफाई नहीं किया, नथिंग है क्वालिफाइड। एंड प्रीलिम्स भी जब आप मेरे पास आए थे, यू ऑल्सो फेल्ड इन प्रीलिम्स दैट टाइम। यस आई वाज फेलिंग इन प्रीलिम्स, फेल्ड इन। मुझे ये चीज़ बताओ कि कल अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है, ही और शी इज वॉचिंग दिस वीडियो, क्या एडवाइस दोगे? एंड वो पूरा डेमोलिश हो चुकी है, दे आर क्राइंग कि माई लाइफ इज ओवर, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। व्हाट्स दैट वन पीस ऑफ एडवाइस? क्योंकि आप खुद इतने फेलियर से एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रोवर्ब होता है, फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस, लेकिन उसके आगे कुछ और है। इसके आगे ये है कि फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस अनलेस एंड अनटिल यू एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स। तो आपने जैसे हम बात की कि मेरा प्रीलिम्स जैसे नहीं हुआ, वी डिस्कस आवर स्ट्रैटेजी कि हमारा लैक्यूना क्या है। तो आई फाउंड दैट बीइंग फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड आई हैड नो प्रॉब्लम विथ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। करंट अफेयर मेरा हो जाता था बिकॉज आई वॉज अ रेगुलर करंट अफेयर व्यूअर। प्रॉब्लम था मेरा इकोनॉमी, जोग्राफी में। हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा था, तो वो स्टैटिक एरिया में मैं लैक कर रहा था, इधर थ्रू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और फिर मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा सही नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा गलत हो जाते थे। तो बच्चे क्या करते हैं कि बिकॉज आपने बोला था कि स्टैटिक इज़ द किंग एंड आई वॉज लेकिंग इन दैट पार्ट, सो मैंने स्टैटिक ठीक किया फर्स्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया फाउंडेशन। तो जब स्टैटिक ठीक हो जाता है तो हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, बिग 4 जो होते हैं, वो बिग 4 से अराउंड 35-40 क्वेश्चन आते हैं एज पर मिनिमम जितना होता है, बेसिक तो उतना ही आते हैं। तो ऑलरेडी यू आर क्रॉसिंग, अगर आपने उससे अच्छे से कर लिया 30-35 कर लिया, तो ऑलरेडी क्रॉसिंग 70-80 मार्क्स तो आप ऊपर लेके आ रहे हो। तो उससे अगर वो स्टैटिक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देन यू कैन पुट सम गैस वर्क और बाकी जो एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट बिना उनका फाउंडेशन स्टैटिक नॉलेज नहीं हो कि वो UPSC या फिर स्टेट पीसीएस में ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। ट्रिक्स जरूरी है, मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता कि एलिमिनेशन ट्रिक्स वर्क नहीं करता, इट इज़ वर्किंग, वो एब्सोल्युटली वर्क करता है, उसका एक सेट पैटर्न है। लेकिन आपको अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। जो बच्चे भी मल्टीपल UPSC क्लियर कर रहे हैं उनका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो समरी करके मतलब नटशेल ये है कि योर स्टैटिक नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, द बिग 4 पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, हिस्ट्री, ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और सेलेक्ट टॉक ऑन करंट अफेयर्स नाउ। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूँगा मैं ये बोल के कि मुझे आपके अंदर क्या दिखा कि आफ्टर facing these failures, after facing failure in prelims, you didn't accept defeat. आपने हार एक्सेप्ट नहीं किया, पहला चीज। When you came to me, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले अटेम्प्ट में कैसे निकालेंगे, बिकॉज आप प्रीलिम्स, UPSC प्रीलिम्स फेल करके मेरे पास आए, ओडिशा PSC देने के पहले मेरे पास आए। सो नेक्स्ट माइलस्टोन था हमारा ओडिशा PSC प्रीलिम्स, और आज आप बैठे हो ओडिशा PSC फर्स्ट टाइम में निकाल के। सो मैं जो स्टूडेंट जो फेल कर चुका है, मैं उसको बस 2 ही चीज़ बोलूँगा, आप यहाँ से बस 2 चीज़ लेके जाओ इस रूट से। फर्स्ट इज कि आप फेल हो गए हो तो भी कंडीशंस विल बी टफ, पेरेंट्स आपके ऊपर शायद कम विश्वास करें, दोस्त हो सकता है मजाक उड़ाएं, कितने अटेम्प्ट्स देगा, जॉब कर ले, दे विल टॉन्ट यू इनडायरेक्टली, पर जैसे भी ये झेल लो, ऊपर सोचो। सेकेंड चीज़ इसने क्या बोला कि आप पुरानी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। आप अगर प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, क्योंकि बिसरुत खुद फेल किए हुए हैं, एंड नाउ पहली बार में इंटरव्यू में बोर्ड फेस करना, वो हम पूरा बात करेंगे इसके आगे स्ट्रैटेजी क्या होगा। अभी हम लोग मेंटल बैरियर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट वो सब देख रहे हैं, आगे स्ट्रैटेजी देखेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि बिसरुत ने मुझे एक क्वेश्चन लिख के भेजा हुआ है। सो हम वो भी चीज डिस्कस करेंगे, क्या नहीं हो रहा, विल डू एवरीथिंग। अभी आप ये लेके जाओ, एनालाइज योर पास्ट मिस्टेक्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ ड्यूरिंग प्रिपरेशन, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है जी, क्या घर से शादी के लिए बोल रहे थे कि कुछ जल्दी करो, शादी करवानी है? शादी के बारे में ऐसा तो कुछ, बिकॉज आई एम राइट नाउ 25 हो जाऊंगा, 25 हो जाऊंगा, तो शादी के लिए मेरा तो कुछ ऐसे प्रेशर नहीं था। आई एम स्टिल सिंगल, आई डो नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। एंड मेरे एक सर थे, पॉलिटी पढ़ाते हैं,
ही सेट कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ प्रिपरेशन यू शुड नॉट बी इन रिलेशनशिप. आई डोंट नो कि कैसा हो सकता है कि बिकॉज एवरी वन डू हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट. बिकॉज आई थिंक कि बीइंग इन रिलेशनशिप इट ड्रेन्स योर एनर्जी एंड टाइम. ओके, आई थिंक दैट. सो वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अलग हूँ बिकॉज मेरा तो नहीं होगा. आई एम ए वेरी डिफरेंट गाय बिकॉज मेरा जो बंदा या बंदी है वो हेल्प कर लेते हैं प्रिपरेशन या फिर हेल्प कर लेता है मेरे प्रिपरेशन में. हम डिस्कस कर लेते हैं. होंगे कुछ एक आध दो होंगे बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो मेरा बात सुन रहे हैं ना. सो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आपको अगर बात करना है तो यू कैन टॉक टू योर सिस्टर, यू पेरेंट्स या फिर आपका जो करीबी कोई है आप उससे बात कर सकते हो. लेकिन बीइंग इन रिलेशनशिप इन दिस जर्नी, सिविल सर्विस जर्नी, आई थिंक इट कैन रूइन योर अटेम्प्ट. इट कैन रूइन. ये मेरा पर्सनल टेक है. ओके, इट कैन बी सब्जेक्टिव. हाँ, इट कैन बी सब्जेक्टिव. जस्ट योर व्यू पॉइंट बिकॉज यू हैव क्रैक्ड, यू आर टेलिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस. यस, आई एम बिकॉज मैंने देखा है मेरे दोस्तों को. उनका जैसे क्या होता है ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस के बीच में कुछ हो गया तो उनका ब्रेकअप हो गया. फिर वो ब्रेकअप के बाहर निकलेंगे फिर टाइम लगेगा. दे आर गोइंग टू सेटल डाउन देयर. फिर उनका कोई होता नहीं है. किससे बात करेंगे? ना मम्मी को बताएंगे ना पापा को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे कि फिर रोते रोते दिन चले जाएंगे. इधर फिर एग्जाम साइकिल एक चला गया, फिर यू हैव टू वेट अगेन फॉर नेक्स्ट साइकिल. सो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा. तो फोकस ऑन यू वर्क, बाद में देखेंगे. अब हाँ, सबसे बड़ी चीज जो अपने स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि पहली बार में विश्रुत कुमार जोशी, यस, वो नहीं आया था नाम इन द लिस्ट. यस. बाद में आपने क्या फाइल किया, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ा, और अलग से सिर्फ एक लिस्ट में आपका नाम आया. आप ही के लिए डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट निकाला गया. वो स्टोरी बताओ, क्योंकि ये मैंने नहीं सुना था इसके पहले एंड मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ. तो ये चीज बताओ. एक्चुअली क्या हुआ था कि जब रिजल्ट आया सितंबर एंड को, मेरे को डेट याद नहीं है ठीक से, ऑफ ओडिशा पीएससी का फाइनल रिजल्ट आया 2020. एक्चुअली वो नोटिफिकेशन 2023 का है. ओके, वो एग्जाम साइकिल हिसाब से लेट में चलता है. हाँ, ओके, लेट इट बी. ओडिशा पीएससी का जब आया, जो रिजल्ट आया सितंबर, व्हाट द टाइम, आई एम नॉट एक्चुअली रिमेंबरिंग. सितंबर लास्ट को आया था अराउंड. तो उस दिन क्या हुआ कि एक्चुअली माई फ्रेंड ही बॉट ए बाइक उस दिन. और ऐसे रूम से बाहर आ रहे थे वो, और मैं जब ऐसे लैपटॉप खोल के बैठा यहीं इन दिस रूम ओनली. तो नोटिफिकेशन आया. तो एक्चुअली क्या था कि स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आ गया कि रिजल्ट आ गया. मैं लैपटॉप खोला. क्योंकि मैं लैपटॉप क्यों खोला, मैं एक तो बिलीव रहता है कि लैपटॉप खोलूंगा और सर्च करूंगा डायरेक्ट तो मेरा नाम आएगा, क्योंकि ऐसे में सब लोग वहाँ खड़े रहेंगे. ऐसा वीडियो देखा है. हाँ, तो मैं प्रीलिम्स जब मैं लैपटॉप में चेक किया, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया. दिसंबर 2024 को प्री हुआ था. एक्चुअली होने वाला था प्री 2024 का, मतलब होने वाला था अक्टूबर को. एक साइक्लोन के कारण दिसंबर को हो गया था. प्रीलिम्स का रिजल्ट आया फेब को. अप्रैल में मैंने मेंस लिखा. इंटरव्यू था वही सितंबर के अराउंड था इंटरव्यू. और रिजल्ट सितंबर एंड में आ गया. तो जब रिजल्ट मैं खोला, ऐसे नेम देखता गया एंड आई वाज शॉक्ड. मेरा नाम नहीं था. तो ख़त्म हो गया. तो उसके बाद एक महीने के बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है. अक्टूबर 11 को मेरा मार्क आया. मेरा कैटेगरी था मेल यूआर. मेरा मार्क था 1044. मेल यूआर का कटअप भी था 1044. तो आई वाज शॉक्ड कि मेरा नाम कैसे नहीं है लिस्ट पे पीडीएफ में. तो फिर आई टॉक टू माई फादर एंड पापा बोले कि वी शुड नो दैट इवन यू आर स्कोरिंग 1044 योर नेम वॉज नॉट इन द फाइनल लिस्ट एंड यू शुड फाइल एन RTI टू द OPSC. What is RTI? RTI stand for Right to Informations, जो होता है कि RTI, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन. वो 2005 एक्ट का है. उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है, हमारे पास जो राइट्स है, जानने का हमारा हक अधिकार है. तो वो फाइल किया मैंने. जो आप पढ़ रहे हो उसका आपने यूज़ किया. मेरे को पता नहीं था RTI कैसे फाइल करते हैं पहले से, वो यूज ही कर लिया हमने. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब उस दिन मार देखा तो आफ्टर 1 day और फ्यू डेज लेटर आई कॉल्ड OPSC. तो मैंने बोला कि ऐसा हुआ है, मेरा 1044 मेल यूआर का कटअप गया है और मेरा नाम ही नहीं आया. तो बोले कि आप यू कैन फाइल एन RTI. तो मैं चला गया मेरे दोस्त के साथ, शंकर है उनका नाम. मैं चला गया, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं इस रूम में, कैमरा के पीछे बैठे हैं वो. और उनके साथ गया. 16 अक्टूबर को हमने RTI फाइल किया.
और मैंने लिखा पूरा डिटेल। सॉरी टू इंटरप्ट, इन दिस जर्नी में को याद है हाँ। इसके पहले मैसेज आया था सर मेरा नहीं हुआ है, हाँ, एंड देन ओनली मैसेज किया था। हाँ, मैंने सर को मैसेज किया था कि हाँ मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरा हुआ नहीं। एंड आई वाज शॉक्ड कि विश्रुत जो पहले अटेम्प्ट में ही फेल्ड प्रीलिम्स, उसके बाद आया था मेरे पास ये इसका टेलीग्राम मैसेज कि मेरे को निकालना है उड़ीसा पीएससी। मैंने एक चीज इनको बोली थी कि प्रॉमिस मी यू विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद ये था कि जब निकालोगे देन विल मीट, एंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इनका कुछ टाइम मैसेज आता है कि सर आई एम क्विटिंग दिस जर्नी। कंटिन्यू, आपने आरटीआई फाइल किया? आरटीआई फाइल किया, और आरटीआई का रिप्लाई आने से पहले ही नवंबर 11 को अराउंड शाम को मेरे को रिकमेंड कर दिया ओपीएससी ने। ओके, एंड इट वाज शॉकिंग। ओके, मेरे भैया की उनकी लड़की थी, छोटी सी बच्ची है, उनका बर्थडे था, तो वी आर सेलिब्रेटिंग। भतीजी की? हाँ, भतीजी की। Okay. उनका बर्थडे था, Okay. 1 साल होने वाला था बर्थडे के लिए, तो वी आर सेलिब्रेटिंग एंड मी एंड माई ब्रदर वेंट टू ए केक शॉप। चलो केक लेके आते हैं, एंड जस्ट वी आर कमिंग एंड आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड। उनका रैंक आया था, शिवम स्वरूप महांती उनका नाम है, उनका रैंक आया था 136 इसी साल। अच्छा, आपके साथ ही? आपके साथ ही हैं। हाँ, तो उनका कॉल आया, भाई एक बात बतानी है तेरे को, खुशखबरी है। उसने मेरे को ये बोला, लिटरली ये बोला कि भाई एक दावत बुलाना है तेरे को, अपने घर में आऊँगा, तू मेरे को मटन खिलाएगा, इतनी अच्छी खुशखबरी देना है तेरे को। मैंने बोला क्या खुशखबरी है यार? मेरे को बोला भाई तेरा ओसीएस क्लियर हो चुका है, उड़ीसा सिविल सर्विस तूने क्लियर कर लिया है, बोला मेरे को। मैं बोला क्या मजाक कर रहे हो? वो एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ थोड़ा प्रैंक व्रैंक करता रहता है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ही है मेरा। तो मेरे को बोला भाई क्लियर हो गया तेरा। मैं बोला क्या मजाक कर रहा है यार? Because you know already result has been declared, all names have been recommended. How the fool that somebody will recommend me even after the declaration of result? And ठीक है, तू बिलीव नहीं कर रहा है ना, मैं तेरे को कभी झूठ बोला हूँ? बोलता है हाँ, तो तू झूठ बोलता रहता है हमेशा यार, बोला मैं उसको। फिर उसने मेरे को पीडीएफ भेजा टेलीग्राम में, एंड माय हैंड वाज शिवरिंग एंड ट्रेम्बलिंग। क्या मैं दिखा सकता हूँ व्यूअर को? यस, प्राइवेट आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड करके। यस, स्क्रीन में आपका वो। हाँ, बिल्कुल, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड जब मैंने वो पीडीएफ देखा, माय हैंड वाज ट्रेवलिंग लाइक दिस। उसमें लिखा है ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट फॉर वन रिकमेंडेड कैंडिडेट, और विश्रुत कुमार सी सब 899 मार्क्स 145 में इंटरव्यू, टोटल 1044 ओपीएससी है रिकमेंडेड, वो लिखा था वहाँ पर। मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैं घर आया, फिर से ओपीएससी साइट खोला, फिर से चेक किया, फिर मैंने देखा हाँ भाई हो गया है फाइनली। देन फ्लडेड ऑफ मिस कॉल आए, कॉल्स आए, वीडियो कॉल्स आए। So let's go back to जो रिलेटिव की हम बात कर रहे थे, जिसको कुछ पता नहीं था, उनको आ रहा है कि अब जो विश्रुत है, भांजा भतीजा जो भी है हमारा, वो ओसीएस निकाल चुका है, और रिलेटिव मोस्टली आपके उड़ीसा से ही होंगे। हाँ, उड़ीसा से ही हैं। तो अब ये वन ऑफिसर बन के मेरे जिले में आ सकता है। तो उनका क्या रिएक्शन था कि मुझे पता है पहले से कि तुम निकाल लोगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, क्या आया? एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को फील हो गया, जब फेल करते हो ना, आपके साथ कोई नहीं होता है, जस्ट कुछ दोस्त, कुछ मतलब कुछ क्लोज मम्मी पापा दीदी बहन भाई बहन को छोड़ने के बाद फील लाइक कोई है नहीं। मतलब जब फेल हो जाता है ना, कोई आता है। क्या बेस्ट फ्रेंड रहते हैं साथ? हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। कुछ दोस्तों को छोड़ के। आई ऑल्सो फील समटाइम कि दोस्त लोग भी ना आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बट उनसे ऊपर नहीं। हाँ, और जब आप फेल करते तो इनडायरेक्टली टॉन्ट मार ही देते हैं। हाँ, कुछ तो ऐसे दोस्त थे, लेकिन मेरे को पता चल जाता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट टॉन्ट तो नहीं मारते, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे पास्ट ओपीएससी टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स, उन्होंने हमेशा मेरे भलाई के लिए ही चाहा है। उन्होंने जो गाइड किया है बीइंग फॉर प्री मेंस इंटरव्यू, बहुत हेल्प किया है मेरे को। तो एक्चुअली दे वर शॉक्ड कि भाई जैसे नाम नहीं आया था मेरा ना, तो वो लोग फिर फ़ोन किए, तो जब उनसे बात की तो आई वॉज गेटिंग ए फीलिंग कि भाई वो पूरा इमोशनल टच है, बिकॉज दे वर नाउ फीलिंग्स कि हाँ भाई तेरा क्लियर हो गया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। रिलेटिव्स की बात आता है, रिलेटिव्स की बात कर रहे थे ना, तो रिलेटिव्स यही बोलेंगे हाँ सक्सेसफुल, अरे हमको तो पता था यार आपका लड़का ही क्लियर करेगा, मेरे को पता था विश्रुत पढ़ता था, ऐसा था वैसा था। बिकॉज उन्होंने बोला पता था पढ़ता है। हाँ, पता था पढ़ता है, आपने बताया नहीं है। मेरे को पता था कुछ करेगा तू जिंदगी में, मेरे को पता था कि तू हाँ यू विल गेट मतलब हाँ यू गेट सक्सेस इन सच एन ईजी वे। मतलब
ऐसा होता है कि सक्सेस एक्चुअली किसी को दिखता नहीं है, कीप्स ऑन एंजॉइंग, तो हार्डवर्क उसके पीछे लगता है ना। जैसे एग्जाम साइकिल है ना, मतलब यू हैव टू डू दिस सेम थिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। वो बोरियत चीज, जैसे लक्ष्मीकांत उठा के आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू अगेन पिक अप दैट बुक, यू हैव टू अगेन रीड इट अगेन एंड अगेन। तो ये प्रिपरेशन तो एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट फेल होने के बाद थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन द डे यू क्लियर दिस एग्जाम, सडनली योर लाइफ चेंज एंड पीपल अराउंड यू देट स्टार्ट सीइंग यू इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। तो रिलेटिव का ये रिएक्शन था कि हाँ, लोग बोलते कि हाँ मेरे को पता था। एंड द पर्सन, जो लोग रिलेटिव्स कुछ थे जो अकड़ू टाइप के हैं, जैसे बात नहीं करते थे, आज मेरे से बात कर रहे हैं। यही रिएक्शन होता है। लाइफ चेंजेस, यस, लाइफ चेंजेस डेफिनेटली। पर ये मेहनत है। देखो स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास रूम है, यहाँ मैप लगा हुआ है, ये रूम है बस, यहाँ सो पढ़ो। अच्छा, एक मेरे को इसमें पूछना था, जैसे आपने बोला कि आफ्टर एग्जाम आप भतीजी के लिए केक लेने गए। इन प्रिपरेशन हमारा जो इंडिया है, फेस्टिवल्स, ईच एंड एवरीथिंग, शादी ब्याह, क्या आप फेस्टिवल्स अटेंड करते थे, शादी में जाते थे, दिवाली में घर गए थे पिछले साल, या सब अबैंडन, या पूरे साल पढ़े दिवाली में सिर्फ गए, या क्या, या फिर टू रिलैक्स, वो बाद में आते रिलैक्सेशन, पहले आप फेस्टिवल शादी का बताइए। बहुत लोगों को जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, या बारात जा रही है घर के पास से, तो कैसे बच्चा पढ़े? एक्चुअली यू वोंट बिलीव कि मेरे घर में कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन, कुछ शादी हो रही थी एक्चुअली, बड़े पापा के या फिर ताऊ जी के कुछ लड़कों की, एंड आई मिस्ड दैट वेडिंग ऑल्सो। कुछ इमरजेंसी चीज़ नहीं हुई फ़िलहाल ये 2-3 साल में, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसको मैं जाना पड़ा। एंड आई वॉज गोइंग टू माई होम टाउन, बरगढ़ है मेरा होम टाउन, तो मैं जाता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अबेंडन कर लिया था, जस्ट फॉर माई वर्क पर्पस कि कुछ काम रह गया तो मेरा सर्टिफिकेट या फिर कुछ मेडिकल इशू हो गया या फिर कुछ ऐसे टाइप का जाता था, ऐसे घूमने फिरने के लिए। इनफैक्ट हमारा बरगढ़ में धनु यात्रा होता था। धनु यात्रा, हाँ। तो कोविड के बाद नहीं हुआ था, लेकिन आई मिस्ड 2022, 3, 4, I missed that I didn't even go. And for your information, students, की बिसरुत का घर बरगढ़ में है. He's staying here in Bhubaneswar in this small room, isolatedly studying. जो ये बोल रहे हैं, he is preaching what he said to you, कि पढ़ना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये रूम इनका घर है. He is in Bhubaneswar and बरगढ़ से ये बिलोंग करते हैं. So मम्मी पापा से दूर रहना और पढ़ना. You have done a tremendous job. Very good. और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि वी शुड बी आइसोलेटेड इन दिस एग्जाम. ऐसा जरूरी नहीं है. Okay. ऐसा जरूरी नहीं है. इट्स योर चॉइस. जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हाँ मेरा ये हो गया वो हो गया प्रीलिम्स क्लियर, बिकॉज दे शाउट आउट एंड टेल अदर्स. कुछ लोग अकेले रह के, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे रूम में टोटली बंद होके मैं घूमने जाता था इधर उधर बाहर भुवनेश्वर में. ये मैं पूछना चाहता हूँ, रिलैक्सेशन आप बताइए कैसा? हाँ, रिलैक्सेशन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ. यहीं पार्क में ही जाता था मैं, या फिर जो इवनिंग होता है, मेरा दोस्त है रूम में बिहाइंड द कैमरा, उसके साथ में शंकर जी से बात चल रही है. शंकर के साथ भी इसके बाद हम एक वीडियो शूट करेंगे. वेरी बिग कॉर्पोरेट गाय. उनके साथ में जाता था. मेरे कुछ दोस्त हैं यहीं पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में हैंग आउट करता हूँ. बिकॉज वी आर इन द सेम सिविल सर्विसेज जर्नी. जैसी संगत वैसी ऐसी. हाँ बिल्कुल वही है. सो आप कब हैंग आउट करते हैं? वीकली वंस, संडे, व्हेनेवर पॉसिबल? मॉर्निंग वॉक हमेशा हर दिन रहता है. हमेशा बोल रहा हूँ, हर दिन सुबह. Okay, that's your routine. That's my routine. Then लंच के बाद थोड़ा इधर, जैसे लाइब्रेरी में जाता था पहले. जैसे ही मेरा प्री क्लियर हुआ उसके बाद मैं लाइब्रेरी नहीं गया, रूम पे पढ़ा. तो प्री के टाइम या फिर जो उस टाइम में लाइब्रेरी खाना लंच के बाद थोड़ा इधर उधर टहलना. वहाँ पर पास में एक पार्क रहता था, इधर उधर टहलने के लिए निकले. शाम को दोस्त के साथ वही जो जाते हैं ऐसे थोड़ी गपशप मारने के लिए, ऐसे निकलते हैं. सो मेरे को जितना दिखा कि इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड. यस कि आप घर से दूर रह के आप आइसोलेटेड होके पढ़ रहे हो, बट आपका दिमाग बर्नआउट ना करे, तो आप एवरीडे वॉक भी जा रहे हो दोस्तों के साथ. यस. शाम को भी मिलना हो रहा है. सो आई थिंक जैसे ऑफिसर में जब आप ऑफिसर बन गए, अभी आप ट्रेनिंग आपके अगले महीने, आप आधे एक साल में यू विल बी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफिसर. यस. ठीक है, कुछ साल में एक्सपीरियंस आएगा. यस. तो भी आप ऑफिसर, आप रहोगे ऑफिसर कॉलोनी में, तो ऑफिसर के साथ वॉक पे जाओगे, सेम संगत रंगत, पर स्ट्रेस भी होगा आपको काम के समय, बट यू हैव अडॉप्टेड दैट लाइफ. सो ये भी आप यू हैव अडॉप्टेड दिस लाइफ. यस. सो इट्स अ वेरी परफेक्ट ब्लेंड. वेरी वेरी गुड. यस. सो अब मेरे को आप ये बताइए जी कि
आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी व्हेन यू फेल्ड योर फर्स्ट प्रीलिम्स? आफ्टरवर्ड्स हम लोग ने मिला, यू जॉइन अंतिमा बैच, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी व्हेन यू क्लियर्ड ओपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फेलिंग यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रैकिंग ओडिशा पीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट? और चूंकि यूपीएससी ओडिशा पीएससी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, हाँ, सो आप स्ट्रेटेजी बताइए। जैसे आपसे ही बात हो रही थी कि प्री से पहले आपने बोला था कि जैसे वही स्ट्रेटेजी मैंने लगा था कि स्टेट पीसीएस हो गया, उसका जैसे पास्ट जितने सारे क्वेश्चंस पेपर हैं यहाँ पर, जैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 जीएस पेपर 2 सीसैट, उसके पास्ट क्वेश्चंस आप मॉर्निंग में सॉल्व करोगे और अंतिमा बैच वीडियो देखने के बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और जैसे आपने बैच में करा था CDS CAPF का, CDS का, उसका सब पेपर्स मैंने लगवाए थे अच्छे से पूरा। और मैंने देखा कि मेरे स्टैटिक में कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में गलत हो रहे थे, जैसे ज्योग्राफी। प्रीलिम से एनालाइज किया? हाँ, प्रीलिम से एनालाइज किया, कनेक्टिंग टू द डॉट, जो हमने थोड़ी देर पहले। ज्योग्राफी में मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चंस गलत नहीं होता था। साइंस एंड टेक, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन दैट। मेरा गलत होता ज्योग्राफी वाला पार्ट में, जैसे लैंडफॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस आते थे स्टेट पीसीएस में, अभी यूपीएससी में उतना नहीं आ रहे, पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। स्टेट पीसीएस में लैंडफॉर्म के क्वेश्चंस आते थे, वो फिजिकल ज्योग्राफी वाला बुक में है। तो वो क्वेश्चंस मेरा थोड़ा याद नहीं रहता था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा मिसिंग था उसमें, तो उसमें मैंने काम किया। इकोनॉमी के ऊपर मैंने अच्छे से काम किया, अंतिमा बैच के वीडियोस देखे। ओके, लेट्स टॉक सुबह से आपका रूटीन। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले बताया मॉर्निंग वॉक, रात को लाइब्रेरी, बीच में अंतिमा बैच, सुबह पेपर लगाना। एक बार अपना गो थ्रू कि कैसा रहता है, आप सुबह कितने बजे उठते थे, क्या रूटीन? बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लगता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप इनसे इंस्पिरेशन लेना, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, आपके सर्केडियम रिदम को क्या सूट कर रहा है, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। बेसरूत कम टाइम टेबल सुनते हैं। और एक चीज़ मैं टाइम टेबल के साथ बता दूं कि वो जो रहता है ना डिलेमा की टॉपर्स पढ़ते हैं 10-12 घंटे, उसका भी डिलेमा क्या है आज मैं सीक्रेट रिवील करता हूँ। तो जैसे मैं सुबह उठता था, बिकॉज आई वाज स्टेइंग विद शंकर, वो तो आईटी वाले गए हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। आई यूज्ड टू वेक अप एट 7। आईटी ये कॉर्पोरेट में बहुत वेरी एक्सपीरियंस गए, इसके बाद हम बात करेंगे। सो इनका क्या है कि क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल रहते हैं, सो ये रात को काम करते हैं। एंड आप बताइए। मैं तो सुबह 7 बजे उठता था, 7। देन आफ्टर टेकिंग माई डेली कोर्स, जो नहाना धोना हो गया, इधर उधर ब्रश कर लिया, फिर 7:30-8 बजे थोड़ा टहलना हो गया। ओके, मॉर्निंग वॉक हो गया। फिर मैं चले आने के बाद आई विल स्टार्ट मैं रीडिंग 8:30 से 9 बजे शुरू हो जाती थी। 8:30 से 9? हाँ, 8:30 से 9। देन अभी पूरा फोकस स्टडी रहेगा। तो इससे जो जिस दिन मैं पढ़ाई करता हूँ ना, जैसे सपोज फॉर नेक्स्ट डे की मैंने प्लानिंग की, तो उस दिन पहले के रात में आई विल डू ए टू डू लिस्ट कि क्या क्या पढ़ना है, मेरा क्या क्या स्ट्रैटेजी था, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रह गया, कुछ लेकोना था क्या। जैसे वीकेंड में मैं रिवीजन करता था, तो मैं पढ़ूंगा 9 बजे से 9 से लेकर 12 तक पढ़ता था। उसमें जीएस ऑप्शनल मिक्स रहता था। फिर 12 से थोड़ा ब्रेक, 1 बजे से 7 o'clock उठे, फिर 7:30 तक कुछ भी फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट की, 8 बजे तक, 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक, 8 to 8:30 वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग 8:30 से शुरू हो जाता है, पढ़ाई स्टार्ट हो गया। फुल फ्लेज पढ़ाई। आप जैसे आपने बोला CDS CAPF का पेपर अंतिमा बैच, क्या क्या आप करते थे? हाँ, जैसे कि मैं अंतिमा बैच का जैसे पॉलिटी का कुछ लेक्चर्स देख लिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो फिर मेरा स्टैटिक बुक पढ़ने के बाद फिर मैं जो अंतिमा बैच में जो क्वेश्चन है ना, उस चैप्टर के रिलेटेड प्रीएम्बल का क्वेश्चन बता दूं। अंतिमा बैच में हमारा क्या रहता है कि हमने लेक्चर से डिजाइन किए हैं कि किसी ने अगर बुक पढ़ी हुई है पहले तो भी पढ़ेगा, किसी ने नहीं पढ़ी है तो भी पढ़ सकता है। इट्स बिगिनर फ्रेंडली एंड 0 से एडवांस लेके जाता है। एंड एवरी लेक्चर के हाफ में हमने PYQs डाले हुए हैं। सो ये वो बात करें कि हम PYQs लगाते थे विद द बैच। अगर आपको बैच ज्वाइन करने की इच्छा है, मेरे से कंसल्टेशन, आप 1-on-1 चाहते हैं, मैं मेंटरशिप काम करूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके, सो आप ये करते हैं। तो मैं वो करता था, वो लगाता था। फिर मैं एक्चुअली क्या है कि प्री मेंस प्रिपरेशन इज ए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ओके, बट ये टॉपर्स बताते क्यों मेरे को पता नहीं है। प्री मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, बट द डिमांड इज वेरी डिफरेंट। ओके, प्री में मेरे को लगता है कि इट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म गेम। ये इजीली ऐसा नहीं है कि चलो 6 महीना पढ़ लिए आके दे दिए। स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, मेरे को लगता था कि इट्स ए टी टाइम ब्रेक जैसा लगता था। यूपीएससी और क्लियरिंग दिस स्टेट पीसीएस, हर दिन हर रोज यू नीड टू हैव दैट क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड ऑफ एवरी सब्जेक्ट।
जैसे साइंस एंड टेक का कुछ अलग रहता है कि जैसे सम करके आता है या फिर ओनली, वो थोड़ा रहना। Some microorganisms can do this, some can do this, some cannot do this. किसी में प्लास्टिक, ऐसे क्वेश्चन प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल है, ये सम और यस वो तो कुछ ट्रिक्स रहती हैं, लेकिन उसमें वो क्या है ना कि सर लगता है कि जब सॉल्व करते रहते हैं घर में ना, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं वही थोड़ा डाउट लगता है, यार होगा या राइट या नहीं होगा। तो प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है तो रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए आपको, यू नीड दैट। जैसे कि मैं पहले अटेम्प्ट में जब दिया था, आई अटेम्प्टेड अराउंड 60-70 क्वेश्चंस ओनली। ओके, तो 60-70 क्वेश्चन जब अटेंड कर रहे हैं तो उसमें तो 15-20 तो गलत हो ही जाएंगे। ओके, ऐसा हो जाता था मेरे साथ, पता नहीं कि बाकी लोग का एक्यूरेसी कैसा है। तो उसमें 15-20 गलत, तो मेरा नेट करेक्ट आके बहुत कम रह जाता था, मार्क अच्छे से आता नहीं था मेरा। एंड स्टेट पीस में डिसाइडेड आई विल अटेंड अराउंड 90-95। ओके, और मेरा स्टैटिक अच्छे से क्लियर हो गया था। मैंने अंतिमा जी के सारे लेक्चर्स देखे थे, अंतिमा बैच के वीडियोस के, और टेस्ट भी लगवाए थे मैंने। और आई स्कोर्ड अराउंड 83। आप मेरे मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। 83 समथिंग आया था मेरा प्री में, जीएस में। एंड आई क्लियर्ड सीसैट ऑल्सो। और यही स्ट्रेटजी था मेरा प्रीलिम्स का कि आपको अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है। और हाँ, करंट अफेयर्स की बात थोड़ा कर लेते हैं। करंट अफेयर्स जैसे प्री की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। करंट अफेयर्स एक गेम ऑफ फोमो। लोग बहुत डराते हैं कि करंट अफेयर्स में ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, विजन आईएएस का मैगजीन, फलाना ढिकाना मैगजीन। तो आप क्या कीजिए ना, आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज डेली पढ़ता था मैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, दैट इज एनफ। या फिर उसके साथ आप कोई भी रेगुलर न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। मैं सिर्फ पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली फॉर मेंस ऑल्सो। मैं बताऊंगा आगे कैसा हुआ। और मैं पढ़ता था विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर, वो पढ़ता था मैं। सो विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज में उतना पढ़ता था। मैं आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा। That's it. हाँ, और एक चीज़ रहता है कि क्या न्यूज़पेपर से जो भी हिंदू पढ़ रहा है या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस का, मैं एक्सप्लेन पेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था। या फिर जो बाकी न्यूज़पेपर आता था, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आता है, उसका इकोनॉमी वाला पेज बहुत अच्छा रहता है। वो पेज में खाली जस्ट सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा अच्छे से घुल मिल जाए, मैं ऐसे पढ़ता रहता था कि क्या न्यूज़ में चल रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, वो लगातार आर्टिकल आते रहता है। तो किसने क्या किया, कौन से कंट्री ने क्या बॉम्ब फोड़ा, किधर कितना मिसाइल छूट गई, इतना पूरा डिटेल में याद रखना नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी या स्टेट पीसी में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस टाइप गो इन दैट डेप्थ। हाँ, डेप्थ की, हाँ, कितने सोल्जर्स मर गए, फलाना ये जगह में, पूरा डिटेल में याद नहीं रखना है। लेकिन वो पूछता है ना यूपीएससी कौन सा जगह में वॉर हो रहा है, वो प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सा डैम के पास क्या हुआ, कौन सा डैम के पास क्या हुआ, फिर कौन सा लेक सूख गया है, या फिर जो कौन सा फाइटर जेट है या कौन सा जनरेशन का है, वो चीज़ न्यूज़ में रहता है। और इस बार आया भी था यूपीएससी प्री में। तो इस टाइप के न्यूज़ में ट्रैक करते रहना। और एक थिंग मैं बोलूँगा कि अगर आपको क्लियर करना है ना यूपीएससी प्री, you should go through the previous year questions. Previous year questions are the gold mines. आपको सिलेबस, यूपीएससी का जो प्री का सिलेबस वो उतना वेल डिफाइंड नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा, आप जब यूपीएससी के, मैं तो 1979 से ही पीवाईक्यू देखता हूँ, बहुत पहले से। तो अगर आप यू कैन, हमारे अंतिम बैच में भी 1990 से कुछ कवर्ड है। हाँ, तो मैं बहुत पहले से दिखता था। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन अब जब आप 1995 के पहले जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी हैड ए हैबिट ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चंस। इधर उधर घुमा फिरा के पूछता है वो। तो उसमें जैसे एक टॉपिक है हिस्ट्री में कि ज्योग्राफी में, आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप देखिए कि उसके सब्सिडरी में क्या क्या टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है वो। तो वो मैं ध्यान रखता था। जैसे कुछ पूछ लिया, जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे को अभी तो याद नहीं है अच्छे से, कुछ पूछ लिया जैसे इन पर्टिकुलर हम बात करें, कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी आती है हिस्ट्री में। यस अराघटा करके क्वेश्चन इस बार। यस तो अराघटा वाला क्वेश्चन वाज ए पीवाईक्यू फ्रॉम 27। कौन ट्रेजरर है वहाँ पे, कौन पैसा संभालता है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन का भी रहता है। यस, वो सब चीज़ें हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हम टर्मिनल पर हटने ही लग जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हिस्ट्री में। और एक चीज़ क्या है ना सर, कि उसमें जितना एफर्ट मारोगे ना, उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहता है बहुत। मतलब इसमें फिर एमैक है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर है। आई थिंक हिस्ट्री पार्ट इज अ बिट मोर ऑन लक साइड।
आपने ऐसे भी बोला था इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के मैं इसको मेंस में भी यूज करता हूँ. हाँ. मेंस की स्ट्रेटजी बात करते हैं, हाउ यू इनकलकेट करंट अफेयर्स. एंड द शॉकिंग थिंग वाज दैट GS2 के पहले पेपर में इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज से क्वेश्चन आया था. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज सो हैप्पी फॉर दैट सीइंग दैट क्वेश्चन कि somebody said कि आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज पढ़िए. एंड आई हैड रेगुलर हैबिट ऑफ दैट रीडिंग दैट पेज, सो बहुत हेल्प हुआ मेंस में. सॉरी फॉर इंटरप्शन. इन्होंने अभी क्या लाइन बोला कि मुझे किसी ने बोला एंड मैंने उस चीज पे अमल किया. सो आपको जो विश्रुत बोल रहे हैं, आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आप उस चीज पे अमल करो. ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, उसके बाद कोई और टॉपर वीडियो देख लिया, फिर कोई और टॉपर वीडियो देख लिया. सो आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप सिर्फ यूट्यूब देख रहे हो, यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट. टॉपर्स एक्ट. सो आप ये वीडियो देख लो, अगर इतने में आपको नॉलेज मिल गई, ये वीडियो बंद करो एंड आप जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करो. जो बोल रहे हैं उस पर अमल करो. ओके. और एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, आपके व्यूअर्स को, कि देखिए ऐसा नहीं है कि वी हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम. ऐसे बहुत लोग आएंगे फ्यूचर में क्रैक करेंगे, बहुत लोग क्रैक भी कर चुके हैं. तो क्या होता है कि हम टॉपर्स लोग को देखते हैं ना, वो लगता है कि कुछ अजीब ही करके आए होंगे, मतलब कुछ हटके ही, मतलब कुछ नया, कुछ किताबें पढ़ लेते होंगे. सबका अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है. जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, एंड आई विल से कि जैसे प्रीलिम्स में मैंने अंतिमा के कुछ टेस्ट दिए या फिर मैंने विजन कैसे उठाया दिया. वन ऑफ माई फ्रेंड जो उनका बात कर रहा था, शिवम, ही couldn't crack in first 2 attempts. Okay. थर्ड अटेम्प्ट उनका क्लियर हो गया एंड ही गेव डाउन 50 टेस्ट. Okay. मैंने उतना दिया नहीं है. Okay. एंड सम ऑफ फ्रेंड दे इवन डिडंट गिव एनी टेस्ट. Okay. ऐसे भी लोग हैं. Okay. कुछ लोगों ने नोट्स बनाया है. Okay. कुछ लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है. सो मेरा व्यूअर्स को यही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि डोंट फॉल इन द ट्रैप्स ऑफ टॉपर. कि टॉपर को ब्लेम करने लगते हैं कि यार उसने तो नोट्स नहीं बनाया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा. Okay. तो आप ऐसे मत सुनो कि फिक्स्ड है कि कुछ स्ट्रैटेजी है. जैसे कुछ लोग को होता है कि उन लोगों का माइंड में ऐसा रहता है कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, तो उनको याद रह चुका होता है बहुत सारी. वो नोट्स बनाते नहीं है, वो उनका नोट्स बनाते हैं जो जिस टॉपिक में वो वीक हैं उसका नोट्स बनाते हैं. तो लोग सोचते हैं कि यार टॉपर्स ने तो ऐसा किया नहीं है. और मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि जिसका स्टेट PCS क्लियर होता है उसका UPSC क्लियर नहीं होता है. Okay. लेकिन ऐसा नहीं है. अफवाह हो गई. हाँ, अफवाह है. मतलब वो पूरा ऐसा है कि ऐसा स्टिक नहीं करना चाहिए कि इट्स नॉट फर्म कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा. Okay. जब आप प्रिपरेशन करोगे, इवन आफ्टर अपेयरिंग फॉर वन मेंस, अगर आपको क्लियर नहीं हो, आपको पता चल जाएगी व्हाट दिस गेम इन एक्चुअली ऑल अबाउट. आपको पता चल जाएगा. Okay. So मेन स्ट्रेटजी की बात करें. Yes. तो हम क्या सेपरेट पेपर वाइज. हाँ बताओ, डिटेल में बात करते हैं. हाँ, डिटेल में तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, इन अ नटशेल आप बता दो आपने करंट अफेयर्स कैसे इनकलकेट किया, फिर ऑप्शनल का बता दो. ओडिशा का करंट अफेयर भी होता है. यस. लेकिन मैं सच बताऊं, आई डिडंट रेड ओडिशा करंट अफेयर. ओके, नहीं पढ़ा. मैंने नहीं पढ़ा. फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज कुछ स्कीम फीम रहते हैं, बस मैंने खाली उतना देख लिया था. कि गोइंग इन डेप्थ फॉर ओडिशा करंट अफेयर, आई डिडंट फाइंड इट दैट हेल्पफुल फॉर मी, सो आई डिडंट अपेयर फॉर दैट. आई डिडंट रेड एनीथिंग अबाउट ओडिशा करंट अफेयर. विजन है इसका मंथली मैगजीन और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज, वही ही मेरा सोर्स था. जैसे बात करें GS1 की मेंस की स्ट्रैटेजी बात करें, एंशिएंट के लिए मैंने फॉलो किया था RS शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया के लिए वही NCERT. दैट वाज माय प्राइमरी सोर्स. NCERT से फिर मैं आपको बोलूँ, हाँ, 6 से 12 तक की NCERT फॉर एवरी सब्जेक्ट, इज इट मैंडेटरी है? आपने पढ़ा है? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या करना रहता है. कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 6 to 10 पढ़ना चाहिए. लेकिन मैं एक्चुअली 6 to 12 हर चीज़ नहीं पढ़ा था. मैंने 6 to 12 मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था. ओके. कंप्लीट 6 to 12 पूरा पढ़ा था. इन माय स्ट्रेटजी वीडियो आल्सो सेड दैम कि ज्योग्राफी, हमारी टीम ने भी जो रिसर्च की है, ज्योग्राफी NCERT इज द किंग. यस. जीसीबी में पास नहीं लगता, कुछ नहीं आता है ज्योग्राफी. ओके, आपने ज्योग्राफी पढ़ा. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया था इल्यूमिनाइट और रूटाइल करके, तो किसकी, मतलब जो क्वेश्चन था टाइटेनियम, हाँ वो क्वेश्चन आया था, वो टाइटेनियम उसका आंसर था. तो वो दैट क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लास 6, 7, 8. अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या 1-2 क्वेश्चंस के लिए हम 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे क्या? जैसे हमारा स्टेट PCS में आया था कि झूम कल्टीवेशन का अलग अलग नाम क्या है. झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, समझ गया. हाँ, तो वो क्वेश्चंस था. हाँ, क्लास 8 के 9 के ज्योग्राफी बुक में था. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, मतलब वो पढ़ लेना चाहिए. मैं तो रिकमेंड करूँगा कि क्लास 6 to 12 पढ़ लेना चाहिए.
फॉर ज्योग्राफी फॉर ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के इसको लिए बोलते हैं सिलेक्टिव रीडिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि 6 to 12 ज्योग्राफी में आ रहा है तो मैं बाकी भी पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ, निकाल लूंगी। नो, सिलेक्टिव रीडिंग। ओके, एनवायरनमेंट के लिए मैंने बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है 12th की, ओके, बिकॉज आई डिडंट रेड एक्चुअली, मेरा तो जूलॉजी बैकग्राउंड था, 11-12 साइंस था। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए मैंने कुछ किया नहीं। अंतिमा बैच, हाँ, अंतिमा बैच का लेक्चर्स मैंने देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं था, बिकॉज आई वाज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दैट, तो ऐसा दिक्कत नहीं थी। ओके, फिर भी कोई अगर कुछ करना चाहता है तो आई थिंक वो लेक्चर्स ठीक ठाक हो जाएंगे, विल बी एनफ फॉर दैट। जस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दैट वीडियो विल सफाइस फॉर दैट। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही सब कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पूनम दलाल दहिया मैम की एक बुक आती है, मतलब उसमें प्री एंशिएंट मेडिवल, मैंने वो भी पढ़ा था। मैंने हिस्ट्री के लिए बहुत कुछ पढ़ा। एक्चुअली वन थिंग आई हैव टू से दैट आई हैड ए फ्रेंड, ही हैड हिस्ट्री ऑप्शनल, उसको मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल ही पढ़ा दिया। अच्छा। तो मेरा हिस्ट्री इतना वीक नहीं था, मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने टोटल पढ़ा दिया उसको। तो हिस्ट्री के लिए अगर जीएस के लिए प्रिपरेशन करना है तो 3 बुक्स वुड बी सफाइस फॉर दैट। जैसे मेंस का क्वेश्चंस आता है ना, वो 3, जैसे ओडिशा पाला पार्ट के लिए ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा जो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए सेपरेट बुक हैं। तो उसके लिए तो मैं हिस्ट्री के लिए वही 3 ही मेन बुक करूँगा, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा और ये मॉडर्न इंडिया वाली बिपिन चंद्रा वाली बुक। कुछ लोग तमिलनाडु बोर्ड का बुक भी रेफ़र करते हैं, लेकिन तमिलनाडु बुक मैंने तो इतना अच्छे से रेफ़र किया नहीं था, मैंने वही ही पढ़ा था जस्ट हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी है। इकोनॉमी के लिए मैंने पढ़ी थी शंकर गणेश की एक बुक आती है, शंकर गणेश की बुक आती है। मुझे वो फाउंडेशनल के लिए अच्छा लगा, मैंने वही फॉलो किया था शंकर गणेश के लिए, और इकोनॉमी हो गया, दैट फॉर इट। तो ऑप्शनल पे आते हैं। सोशियो था मेरा। मैं तो बोलता हूँ कि ऑप्शनल मेक्स यू अ किंग। यस यस यस, किंग मेकर। यस। बताइए ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल मेरा सोशियो था, बीइंग फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड, मैंने सोशियो किया था। एंड आई विल टेल यू हाउ फुलिश डिसीजन इट वाज, कैसे मैंने सोशियो ऑप्शनल लिया। मैंने यूपीएससी का सिलेबस उठाया, ओपीएससी का भी सेम सिलेबस है, वहाँ पर मैंने देखता गया कि कौन सा ऑप्शनल लूँ। मैंने देखा जो ऑप्शनल सबसे छोटा है और जो सेम है, देखा मैंने फिलॉसफी। दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, आई टेल यू। यस यस, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। हाँ, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। फिलॉसफी था और एक सोशियो था। एंड डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, सोशियोलॉजी सीम्स टू बी ए वेरी स्मॉल ऑप्शनल, बट इट्स ए बिट लेंदी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, लेंदी इन द सेंस कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो लग जाएगा 5-6 मंथ तो लग जाएगा। एवरेज लग जाएगा। 5 इज बेयर मिनिमम। 5 इज बेयर मिनिमम। आई कंप्लीटेड इन 4 months बिकॉज थोड़ा एक्वेंटेड रहता है। सोशियोलॉजी वही फैमिली वही सब चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, इमेल डक हैं, बाकी सब थिंकर्स पढ़ते हैं। तो मैंने कोचिंग में एनरोल किया था सोशियोलॉजी के लिए। ओके, सो वहीं पर मेरी हेल्प कर दी। नितिन सांगवान वाज माई बेस मटेरियल। ओके, वैल्यू एडेड मटेरियल के लिए मैं बहुत सारे चीज़ों के लिए रेफ़र किया था। सो नितिन सांगवान मेरा बेस मटेरियल था। उसके आगे मैंने बेस मटेरियल जैसे थिंकर्स हो गया, इंट्रो हो गया, कंक्लूजन हो गया, कुछ थिंकर्स का व्यू पॉइंट। और एक चीज़ सोचते हैं कि लोग थिंकर्स व्यू पॉइंट लिखने से मार्क आते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है। ओके, सिर्फ थिंकर्स लिखने से मार्क नहीं आएंगे आपको। जब आप लिख रहे हैं आंसर, इट रिक्वायर्स ए बिट डेप्थ एंड ऑल्सो नीड इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऐसा लगना नहीं चाहिए आपका आंसर मैकेनिकल हो गया, जस्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स या फिर अकॉर्डिंग टू मर्टन, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहना चाहिए ऑप्शनल में। वो चीज़ बहुत सारी चीज़। और क्या करते हैं बच्चे की जीएस टाइप का आंसर लिख देते हैं। तो मेंस के लिए अगर क्रक्स बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टॉपर कॉपीज ओके इज ए मस्ट। ओके, वो उसका रामबाण उपाय है। टॉपर कॉपीज इज ए आपका मस्ट। सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। टॉपर्स कॉपी जरूर देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस मेंस क्लियर करना चाहते हैं, आप एक हैबिट कीजिए, गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन सोने से पहले 2013 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2013 के बाद यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था मेंस का। उसके बाद आप रोज सोने से पहले 2013 से लेकर अब तक जितना पियोगे आप रोज देखिए उसको, को देखिए। इनफैक्ट मैं बताऊंगा एथिक्स के लिए मैंने complete relied on PYQ. Okay, for ethics you completely relied on PYQ, and for sociology you said कि PYQ is the king. Yes. Optional के लिए पर king है। Okay. वही चीज़ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मेंस के लिए, जो टॉपर्स बताते नहीं कि at one point of time you have to recall and memorize. Okay. जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक टेक्निक है MRR.
मेमोराइज, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस. ओके, क्या ये रटने का अच्छा वर्ड हो गया? नो, इट्स नॉट अबाउट रटना. ओके मेरे एक सर थे, ओके ही वॉज टेलिंग इन कॉलेज, सॉरी स्कूल में थे, एंड ही गॉट 76 मार्क इन मैथ एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड गॉट 93 मार्क्स इन मैथ. ओके थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ ओके कि एक्चुअली थिंग है ना, रटना को एक बहुत नेगेटिव तरीके से लिया गया है. रोड लर्निंग, इट्स taken in a very negative way. Okay. But I'm not saying UPSC about road learning, but it's a part of it. Okay. So मैंने पूछा वो सर से कि आपका 76 आया, आपका दोस्त तो उतना अच्छा जानता नहीं है, उसका कैसे आ गया 93? मैंने वही क्वेश्चन पूछा. तो माई सर सेड कि आई वॉज लैकिंग इन टाइम. फिर मैं पूछा कि जैसे आप कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर SSC एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन रटवाया जाता है. 1/2, 1/3. कैट में होता है, हाँ, कैड में होता है. सीसेट में भी तो करते हैं. हाँ, सीसेट में कुछ फॉर्मूला रट के जाता है ना. यस यस. वो इसीलिए क्यों मैथ रटने की चीज़ नहीं है भाई. मैथ इज अबाउट योर प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन. तो वो क्यों रट के जाते हैं? सम थिंग्स आर फिक्स्ड. Yes. 1/2.5, हाँ, 1/3 बस. ऐसे. सो तो अगर क्वेश्चन देखो, यूपीएससी मेंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स के लिए 5 to 7 मिनट्स मिलता है आपको. Okay. तो उस कम टाइम में आपको पूछ लिया साइक्लोन क्या है, आप बता दो उसके फैक्टर्स क्या हैं और किस वजह से हो रहे हैं और किस जगह में हो रहे हैं ज़्यादा. तो उस कम टाइम में मैं सोचूंगा साइक्लोन का डेफिनेशन, फिर बॉडी में लिखूंगा, फिर कंक्लूजन लिखूंगा. ऐसा नहीं होता है. ये सब प्री हैंडेड रेडी रहता है कि साइक्लोन के मेरा टॉपिक है, इसके रिलेटेड मैं डेफिनेशन में रेडी है, बॉडी पार्ट में जो पूछेगा फिर मैं उसके हिसाब से मैंने अल्टर करके फिर चेंज करके मैं लिख दूंगा. ओके, ये हिसाब से चलता है. ओके. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो टॉपर्स बताते हैं कि बिकॉज एवरीवन कीप सेइंग दैट आई रेड फॉर 7 to 8 hours. अब तो मैं जॉब भी करूँगा इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज ट्रेनिंग में टाइम ही नहीं मिलेगा. आई विल बी पोस्टेड समवेयर. तो क्वेश्चन ये है कि जॉब होल्डर क्या निकाल सकते हैं एग्जाम? Yes. उनके पास तो That's a बहुत very कम good टाइम रहता है. हाँ, तो वो तो नहीं पढ़ पाते ना 12-16 घंटे. एंड लेट मी टेल यू व्हाट द सीक्रेट ऑफ 12-16 घंटे जो बोलते हैं. सब पढ़ते रहते हैं, एवरीवन कीप रीडिंग फॉर दैट 7 to 8 hours, बट द डे यू क्लियर प्रीलिम्स वो 7 से 8 घंटा, 12 से 15 घंटा हो जाता है. Okay. वो 2 महीना के लिए हो जाता है. यू Okay. वोंट बिलीव, आपका बॉडी ऐसे अडॉप्ट कर जाएगा वो चीज़ के लिए. Okay. मतलब हर दिन नहीं, मतलब मैं तो खुद पढ़ा हूँ. Okay. जब मेरा प्री क्लियर होगा एक अलग ही टाइप का जोश आता है. मैं तो बोलता वर्किंग हूँ था कि नहीं. खून में आग लग जाती है. बस. तो जैसे ही आपका प्री निकलेगा 7 से 8 घंटा कब 12-14 घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा. हाँ, मतलब ऐसा रहता है कि यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बिफोर हैंड फॉर मेंस ऑल्सो. बट इतना अभी तो यूपीएससी के लिए मतलब स्टेट पीएससी 2 महीना रहता है. 2 महीना में कंप्लीटिंग द एसए जीएस 1 2 3 4 इट्स नॉट पॉसिबल. आई नो एंड ऑप्शनल. आई प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजी फॉर यू. आपका उड़ीसा पीएससी मेंस है कब था? मार्च अप्रैल में? अप्रैल में. अप्रैल 19 से 27 तक. और मई में फिर प्रीलिम्स का भी करना है. हाँ. दोनों को हमने करके प्रिपेयर किया था. इसमें अब एक चीज बताओ. हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है हाँ. कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है तुमको कभी समझ नहीं आई है और तुम जो सोचते हो उसके अपोजिट चले गई है. नहीं, ऐसा तो कभी फील हुआ नहीं मेरे को. ओके. मैंने क्या किया, आपके जो अंतिमा बैच के जो प्रीलिम्स के लेक्चर्स थे वो मेरे लिए उसके जो नोट्स थे, ओके, उसका जो एग्जाम्पल्स थे, ओके, उसको मैंने मेंस पे यूज किया. ओके, वैल्यू एडिशन के लिए. Okay. एग्जाम्पल्स. ओके. बाकी सब चीज़ों के लिए. क्योंकि लोग सोचते हैं कि वैल्यू एडिशन आएगा कहाँ से. प्रीलिम्स का जो चीज़ें हैं, मेटेरियल स्टैटिक कंटेंट है, जो 1 लाइनर चीज़ें हैं, वही आपका मेंस के लिए. नहीं, आई एम रेफरिंग टू वो ठीक है कि जब प्रीलिम्स नहीं निकला और तुमने उड़ीसा पीएससी से भी हार मान ली, बट दैट टाइम भी एक अपनी स्ट्रेटेजी चल रही थी. हाँ. कि कैसे हाँ. प्रीलिम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे. हाँ. सोशियोलॉजी भी चल रहा है. हाँ. ऑप्शनल भी हम लोग कर रहे हैं. हाँ. पूरा मंडे से हमने पूरा बना रखा था संडे तक प्लानिंग. हाँ. तो उसके बाद जब तुम्हारा हुआ कि नहीं करना है, कि अब ये स्ट्रेटेजी भी सर अब हो गया डन, फिर कैसे वापस आए? वॉज इट ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट या मन में प्लानिंग था कि मैं अभी तो चलो फॉर माई करियर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर लेता हूँ या जॉब करूंगा फिर मैं यूपीएससी में रिटर्न आऊंगा, कि यू टोटली क्विट दिस जर्नी? एक क्या होता ना इस एग्ज़ाम साइकिल में, मैं तो कहूँगा मैं तो लक में बिलीव करता नहीं था, बट द वे द रिजल्ट केम, आई बिलीव कि सम फैक्टर ऑफ लक इज देयर इन दिस एग्जाम जर्नी. कितना परसेंट लक, हार्ड वर्क? 30, 40, 50, 60 कितना? एक और चीज़ बात करते हैं कि लक, हार्ड वर्क, डेस्टिनी क्या है एक्चुअली. Okay. जो कि मैंने फील किया है इतना सारा फेलियर्स देखने के बाद, ओके, कि आई फाउंड दैट स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं ना लोग, वो तो रहेगा कुछ ना कुछ चीज़ें,
जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी लोग निकालें कुछ स्मार्ट वर्क करके निकाल लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे मैं स्टेट पीएससी क्लियर किया, उड़ीसा का जो पार्ट रहता है, उड़ीसा हिस्ट्री, उड़ीसा जो मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, नॉट इन डेप्थ। सम क्वेश्चन, वेक क्वेश्चन जो आता है मैंने छोड़ दिया था, एंड आई एब्रप्टली मैं से ऐसे ही तुक्का मार दिया एंड आई गॉट इट राइट। ओके, वो लक था। सो लक को क्या 30% रखूं, हार्डवर्क 70 रखूं, कि लक को 70 रखूं? ऑलवेज मेरे को ये लगता है कि द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड, वो लक फैक्टर, वो लक फैक्टर तभी काम लगता है कि जब आपने मेहनत की हो। मेरे को तो यही लगता है। कुछ लोग होते हैं कि दे वर सम लकी, कि एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा बात करते हैं, कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी बात करते हैं। क्या मम्मी आपकी पंडित जी के पास जाती हैं? क्या आपने अंगूठी पहनी है? आपने पहनी नहीं है? पहना नहीं है, नहीं पहना है। ओके, एस्ट्रोलॉजी एंड यूपीएससी बताइए। एस्ट्रोलॉजी यूपीएससी बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक स्वीडो साइंस है। द साइंस कम्युनिटी डजंट एक्सेप्ट कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती है। और क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ने उसको वो मान लिया। हाँ, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया कि मैजिक या उससे नहीं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि कोई 100 बात बोल ले, उसका एक बात सही हो गया। जैसे क्रिकेट में प्रेडिक्शन करते हैं ना कि आज इंडिया जीतेगा, वो लोग बोले आज इंडिया का शुभ मुहूर्त है भाई, आज इंडिया जीतेगा, बट इंडिया लूज द मैच। तो ऐसे काल्पनिक प्रेडिक्शन करना कि फ्यूचर ऐसा होगा, इतने सारे एस्ट्रोलॉजी में जैसे थोड़ा बेसिक्स इसको पता होगा। टोटल 12 हाउस 9 प्लैनेट्स, द्वादश घर रहते हैं। द्वादश घर रहते हैं, 9 प्लैनेट्स रहते हैं, इधर उधर राहु वाहु कुछ कुछ चलता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर दिखाना, आप बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो, इन फैक्ट आई वांट टू से, एक हमारे बहुत पहले 2020 बैच के एक हमारे मतलब एक दोस्त नहीं है, कुछ बैच के ऑफिसर हैं, उनका मैंने नोट्स फॉलो किया था। उनको जब दिखाया उन एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई तुम्हारा तो स्टेट पीसीएस ही नहीं निकलेगा, एंड ही क्रैक्ड, ही प्रूव्ड द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। आई थिंक कि इसमें भी ना, जो जितनी ये बड़ी नॉलेज है, उतने लोगों के पास वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते उस नॉलेज को जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आई थिंक क्योंकि द्वादश घर हो गए, उसमें नवग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो ग्रह अपने स्वराशि में बैठी है कि नहीं, तो इट्स वेरी डेप्थ। बट बहुत लोग आई थिंक कि सिर्फ फॉर मनी, यस वो तो हो रहा है। और बहुत लोग ना सच नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम जो कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख के ला, बिसरुत हैवंट रेड दिस। सो अभी हम लोग कैंडिडेट बात कर रहे हैं, हम लोग हाँ ना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, तुम बोल रहे सब्जेक्टिव है चीजें, तुम ये नहीं बोल रहे कि मैं ही सही हूँ, मैं भी सही हूँ। एस्ट्रोलॉजर में बहुत लोग ना सच नहीं बोलेंगे आपको बहुत बार कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको ये पहनना पड़ेगा बाद में, ये लाओ। सो आई थिंक कि ना कोई भी फील्ड में, नॉट जस्ट लिमिटेड टू एस्ट्रोलॉजी, कोई भी फील्ड में आपको एक जेन्युइन पर्सन के साथ रहना चाहिए कांटेक्ट में। और एक बात बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी रियल है अनरियल है कि क्या है, वो साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती, दे कॉल्ड इट स्टूडियो साइंस। ऐसा इसलिए है बिकॉज अभी तक उसका आइटरेशन आया नहीं है। जैसे अभी करंट वर्ल्ड में द जॉब्स आर चेंजिंग। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत किसने जानता है, वो 10th हाउस में अगर मून रहेगा तो दूध रिलेटेड या फिर पानी रिलेटेड कोई काम करेगा, बट अभी 10th हाउस में किसका मून है, वो थोड़ी ना दूध वाला बनेगा इतना सब कुछ पढ़ के। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, थिंग्स एंड जॉब्स आर कीप इवॉल्विंग, दुनिया मॉडर्नाइज होता जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी में वही लाल किताब है, वही सब कुछ बुक्स हैं, द थिंग्स आर नॉट गेटिंग इवॉल्व्ड, वो चीज़ें स्टक रह जाएं, और वो पुराने शास्त्रों के हिसाब से हम अभी का सिचुएशन को ग्लैंस करके देख रहे हैं। तो व्हाट आई से, एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा तरह का स्वीडो साइंस है। वो एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर कैन बी गुड और बैड, बट एस्ट्रोलॉजी एक स्वीडो साइंस है मेरे हिसाब से अभी तक के लिए। इट्स लाइक ए लाइट इन द डार्केंड रूम दैट शो यू द राइट पाथ, बट कर्मा आपको करना है। ओके, कर्मा इज रियल। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी विल वर्क, लक विल वर्क ओनली इफ यू हैव सपोर्टेड इट फ्रॉम हार्ड वर्क। यस 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 एब्सोल्युटली। एंड क्या आपकी मम्मी पंडित जी के पास दिखाई है कि मेरा बेटा बनेगा? जस्ट हाँ ना हाँ, मम्मी जी तो दिखाई हैं। ओके, ट्रू दैट। सो इसके बाद मुझे ये जानना है, अब आप आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जी। आप कैसे शंकर के साथ आप गए वहां पे? पहले आप बताओ, यहाँ से कब उठे, तैयार हुए, पहुंचे, रूम के बाहर बैठे तो प्यून कोई आपको मिले होंगे, उनसे कि क्या होगा सर, कैसे, कौन सा, क्या, हाउ वाज इट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग? इंटरव्यू के दिन, जिस दिन था, तो हम सुबह उठे, एंड एक्चुअली शंकर भाई जो हैं वो तो आईटी वाले हैं, विप्रो ही इज वर्किंग देयर, तो ही वॉज नॉट वेकिंग अप वेरी अर्ली, वो कभी उठते ही नहीं है। तो फॉर मी ही वेक्ड अप
6 बजे हम उठे, निकल गए और वी वर द फर्स्ट टू रीच द OPSC ऑफिस. कोई आया नहीं था, पूरा गेटअप फेटअप करके रेडी फेडी होके चल गए थे पूरा ऑफिस. कैसे गए यहाँ से? कैब? हम कैब बुक करके गए थे भुवनेश्वर टू कटक. भुवनेश्वर टू कटक. कटक. कितना किलोमीटर? इट्स अराउंड 28 आई गेस. 28 किलोमीटर. 20 to 30 कैब फ्रॉम आपसे कितना 2-3 हज़ार ले ली होगी? अराउंड 1000. ओके 1000. अराउंड 1000. ओके. तो वी गॉन देयर और आई वाज फीलिंग अ बिट नर्वस कि फर्स्ट इंटरव्यू है, मेरे को पता नहीं है. आई थिंक सेकंड में तो भी नर्वसनेस तो होगी. हाँ हाँ हाँ. हाँ. और फर्स्ट में ये कि मैं फर्स्ट हूँ तो नर्वसनेस है, सेकंड में कि यार अब मेरे को जल्दी टाइम बीतता जा रहा है, मेरे को निकालना तो चाहिए, सेकंड है. ओके. एंड इन दैट इंटरव्यू आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड, कॉलेज वाला फ्रेंड. ओह. हाँ नहीं सॉरी, स्कूल वाला फ्रेंड. वी आर इन सेम स्कूल. मेरे सुपर सीनियर वो थे एंड ही गॉट दिस टाइम, उनका सेकंड अटेम्प्ट था एंड ही गॉट 140 रैंक दिस टाइम. एंड आई वाज शॉक्ड टू सी, अरे भाई आप. शिवम? नो, शिवम 136 थे. ओके. और एक थे 140 रैंक. उनका नाम था, उनका नाम बलराम है. ओके. तो ही गॉट 140 रैंक दिस ईयर. ओके. तो उनसे भी बात हुई और दोस्त लोग भी आए थे. ओके. उनके साथ आए थे, तो उनसे बात हुई एंड आफ्टर सम टाइम स्टेइंग आउटसाइड फॉर 1.5 hour हमारी एंट्री उन्होंने दे दी, जो थे वहाँ पर सिक्योरिटी. सो आप 1.5 hour बाहर थे? हाँ. फिर आप गए अंदर गए तो फिर हमको एक रूम में बिठा लिए. जितने सारे, जिस दिन उनका स्लॉट था, एक मॉर्निंग स्लॉट रहता है, एक आफ्टरनून स्लॉट रहता है. तो मेरा इंटरव्यू मॉर्निंग स्लॉट में था. वी वेंट देयर और हाउ वाज द रूम? बिग हॉल, एसी? बिग हॉल था और हमको एक लॉकर दिया गया था. ओके. टू कीप योर स्टफ्स लाइक हम जो लेके गए थे सर्टिफिकेट जो वेरीफाई रहता है. फिर हमको ये करके बुलाए, एक रूम में लेके गए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ. देन वी हैव टू गो टू दैट सेम हॉल जहाँ हम बैठे थे. फिर हमने वहाँ पर कुछ देर इंतजार करने के बाद हमको ऑलरेडी बोर्ड अलॉट हो गया था. किसका बोर्ड 4 बोर्ड थे, बोर्ड 1 2 3 4 सबका बोर्ड ऑलरेडी अलॉट हो चुका था. हमको बुलाने के बाद जस्ट आई वॉज सिटिंग आउटसाइड द रूम. वो जो इंटरव्यू रूम रहता है उसके बाहर मैं खड़ा था एंड आई वोंट बिलीव, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था, इतना डर लग रहा था मेरे को. एंड आई वेंट इनसाइड और फिर मैंने ग्रीट किया, अंदर गया एंड द इंटरव्यू स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी कि व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज. ओके. जो हम टिपिकल देखते हैं वो क्वेश्चंस की पूछते हैं कि मेरे को वही पूछे कि सो लेट मी गेस कि आपने बोला सोसाइटी में काम करने बदलना. व्हाट डिड यू आंसर? आई डिडंट आंसर लाइक दैट कि आई वर्क फॉर सोसाइटी. एज यूजुअल लोग बोलते हैं कि वही सेम चीज़ है. आई डिडंट सेड लाइक दैट. आई सेड दैट आई एम वर्किंग फॉर माई पैशन टू गेट अ स्टेबल सिक्योर जॉब and a well dignified job in a society. I am preparing for that. So he said कि why you didn't apply for other program, और आगे की पढ़ाई आपने क्यों नहीं करा? तो PhD करके कुछ और कर सकते थे, अब यहाँ क्यों आए स्टेट PCS में? और वहाँ पे एक मैम बैठी थी, was your first attempt? बोला हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. कि मैम से हाँ ठीक है, आप आए हो तो आपका ही एग्जाम क्लियर हो जाए बोल के मैम ने ऐसा बोला. ओके. एंड माई इंटरव्यू वाज कंप्लीट. मैंने लिखा. जब मैम ने आपको बोला आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत खुश लगा कि ऐसी तो आपने स्माइल किया? हाँ मैंने बहुत स्माइल किया. मैं एक्चुअली बहुत स्माइल ही कर रहा था उस टाइम. ओके. फूले ना समाना. हाँ. पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया. हाँ. फिर पूछा उन्होंने कि मेरे पास टेलीग्राम में आपने पूरा लिख के भेजा हुआ है, बट मैं चाह रहा हूँ आप बताओ. हाँ. तो फिर उन्होंने, और एक्चुअली 3 मेंबर थे. एक ठो मनोज महांती सर का बोर्ड था और एक ठो मैम थे साइड में और एक सर थे. आई डोंट नो देयर नेम्स. 3 मेंबर थे. तो फर्स्ट सर ने पूछा कि पर्सनैलिटी क्या है, और पूछा कि व्हाई वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, और आप करप्शन के बारे में थोड़ा बताओ उनको बोलिए, और बताए, और पूछिए कि गवर्नमेंट वेबसाइट की हालत क्या है, करंट वेबसाइट, मतलब जो हम कुछ भरते हैं क्या रहना चाहिए. जैसे मेरा इंटरव्यू का टैब में लिखा था कि टेक एंड AI के ऊपर लिखा था. आई वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टफ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई लव सिंगिंग. ये सब चीज़ें मैं लिखा था. तो उसके रिलेटेड पूछी. और एक सर ने जो साइड में बैठे थे उन्होंने सडन पॉलिटिकल क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए मेरे को. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस? नॉट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जस्ट बेसिक था कि गवर्नर प्रेसिडेंट का क्या पावर रहता है. ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो. तो आई शॉक कि भाई ऐसे AI से सीधा पॉलिटिकल क्वेश्चंस कैसे चला गया. फिर कुछ सोशियोलॉजी क्वेश्चंस थे, जैसे रूरल अर्बनाइजेशन क्या है, और आप क्या सोचते हो नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान गवर्नमेंट के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 5G क्या है. तो ऐसे टेक के ऊपर बेस्ड था. मैम ने कुछ जूलॉजी क्वेश्चन पूछे. मेरा ऑनर्स था ना, बैचलर्स था जूलॉजी में, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे. जेनेटिक्स के ऊपर कुछ सवाल थे. तो हाँ जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में, CRISPR-Cas9 के ऊपर पूछा उन्होंने.
You have covered और वन that. फनी थिंग हैपन कि मेरे को याद है CRISPR-Cas9 बहुत डिटेल में लिखा हुआ है डिटेल में लिखा था। हाँ, एक्चुअली क्रिस्पर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वन ऑफ माई सीनियर जो थे उसके ऊपर एक सेमिनार दिए थे, ओह तो मेरे को पता था कि वो लाइक बिंगो। हाँ बिंगो आ गया। केमिस्ट्री में क्रिस्पर एक्चुअली वो मेरे को अभी लक फैक्टर दिखा। आपने बोला मेंस में GS2 में क्वेश्चन सीधा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन से आया और इंटरव्यू में सीधा क्वेश्चन CRISPR-Cas9। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो CRISPR-Cas9 वाला ये चीज़ है ना, 2019 में एमानुएला शार्पेंटियर और जेनिफर डोडना को नोबेल प्राइज मिला था। तो मेरा जो सीनियर थे वो सेमिनार थे, मैं अच्छे से पूरा रेडी होके गया था और मैम ने पूरा CRISPR-Cas9 मेरे को उससे रिलेटेड बहुत पूछा, क्वेश्चन 2-3 पूछा। एंड यू आर लाइक कम, मेरे को मजा आया भाई, अच्छे से आंसर दे दिया। लक फैक्टर होता है देखो, इट इज देयर। तो वो लक फैक्टर है। तो वो चीज़ मैं पढ़ूंगा जो CRISPR-Cas9 के मैं चीज़ पढ़ना तो पड़ा, हार्ड वर्क तो करना पड़ा, सेमिनार में बैठना पड़ा, कॉलेज में लोग बंक कर देते, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना पड़ा, वो क्वेश्चन आया तो उस चीज को लक फैक्टर कॉलेज में लोग बंक कर देते, तुमने सुना, हाँ यू लिसन टू इट। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लक फैक्टर इज लाइक इफ यू हैव डन समथिंग दैट गॉड वांट टू से कि यू पुट योर एफर्ट ऑन दिस एंड यू विल बी रिवॉर्डेड लेटर। मेरे को तो वही लक फैक्टर लगता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आता है ना, क्वेश्चंस एग्जाम में कि हम ये पढ़ के गए थे और यहीं से कुछ क्वेश्चंस उठ के आ गए। मेन पॉइंट इज पढ़ के गए थे। ओके, तो वही लग है और बाकी लोग पढ़ के आते हैं तो भी उनका नहीं आता है। ओके, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था इंटरव्यू में जो यू आर लाइक कि शिट, मेरे हाथ से गया? व्हाट वाज दैट? ऐसा क्वेश्चन। एंड डिड यू से झूठ कि डिड यू से कि मैम आई डोंट नो? मैम ने पूछा कि टेल सम लिटरेरी वर्क्स अबाउट IAS ऑफिसर्स। ओके, लिटरेरी वर्क्स ऑफ IAS ऑफिसर इन ओडिशा। आई सेड मैम आई डोंट नो। और भी कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे मतलब कुछ AI के ऊपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे। मैंने कहा कि सॉरी सर आई डोंट नो। और जैसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे। यू डायरेक्टली सेड सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, यस, कूल। सो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस था। हाँ, अब एक चीज पूछूंगा आपसे, दिस इज अ ओपन सीक्रेट कि आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कम टू यू। यस। क्या आपको कुछ भी तरीके से टू ल्योर यू, आईफोन गिफ्ट करना, पैसा, क्या होता है? मैंने जस्ट सुना है। टेल अस, नाम मत लेना, लेट्स कीप द आइडेंटिटी। आप कोई आपके पास कॉल आ रहा है, कितने क्या एक्सपीरियंस है रिलेटिव के अलावा? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल आता है कि आप हमारा नाम ले लो, क्या आप हमारे पास आए हो या आपकी फोटो लगाना हो, कुछ क्या होता है? एक्चुअली ये रहता है कि जब आप जैसे मॉक इंटरव्यू जितने सारे होते हैं ना, वो सारे ओपन रहते हैं, फ्री रहते हैं। ओके, तो उसमें वो साइन करा लेते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना हम, तो उसमें रहता है कि वी कैन यूज दिस पिक और आपका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हम इजीली पब्लिश करके दिखा सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट है बोलकर। लेकिन बट व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट सम डू दैट, अपार्ट फ्रॉम सेइंग दैट दिस स्टूडेंट इज आवर इंटरव्यू प्रोग्राम गाइडेंस स्टूडेंट, दे सेड कि हाँ हमारा ये स्टूडेंट फाउंडेशन प्री मेंस में एनरोल था बोलकर। ओके, दैट इज द मिसकंसेप्शन जो फैलता है लोगों के अंदर कि भाई ये फलाना ठिकाना इंस्टीट्यूट में पढ़ के गया था, प्रमोशन आता है। प्रमोशन उसके बदले लोग क्या ऑफर करते हैं? दे विल ऑफर यू सम lakhs of rupees और some thousand of cash या फिर कुछ गिफ्ट्स, ऐसा होता है। ओके, एंड आई हैव लिटरली गॉट अराउंड 6-7 कॉल्स आए थे मेरे, क्योंकि मेरा नाम OPSC ने सेपरेट अलग से निकाला था। ओके, एंड जिस जगह पर मैंने एनरोल किया था कुछ मॉक इंटरव्यूज में, दे कॉल्ड मी एंड आई सेड दैट ऐसा कुछ करना नहीं है कि बस आई विल गो टू योर इंस्टीट्यूट एंड आई विल से कि जस्ट जिस चीज़ ने मेरे को हेल्प किया था, आई विल से द थिंग्स ओनली। ओके, मेरे को कुछ यू विल जेन्युइनली टेल द स्टूडेंट्स, वही चीज़ है। तो एक्चुअली क्या होता है ना सर कि कुछ इंस्टीट्यूट में जाके कह देंगे 3-4 चीज़ें तो लोग उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर उसमें एनरोल कर लेंगे, तो लगेगा कि हाँ मैंने इसको देख के आया था, बट थिंग्स इज गेटिंग वेरी डिफरेंट हियर। ऐसा ही होता है। अब एक मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, दिस इज रैपिड फायर राउंड। सो एक्साइटेड एंड बीइंग थिन लवर्स आल्सो। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल, नॉट एन अर्ली बर्ड एक्चुअली। सो फिर सुबह 8 बजे उठ के वॉकिंग 7 ड्यू टू प्रेशर? Yes, due to pressure for studies, but I will not say that I am an early bird. 7 बजे, sometimes 7:30 भी हो जाता था कभी, not an early bird, night owl. But रात को मजा आता है जाग के पढ़ने में? Okay. सुबह 8 बजे उठना for UPSC compulsory or not?
नॉट आई विल से कंपलसरी. कुछ लोग तो नाइट आउल होते हैं, वो रात को पढ़ते हैं. जैसे मेरा एक दोस्त है, वो तो रात को ही पढ़ता रहता है. ऐसा कुछ है नहीं है. मतलब जिसको लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ही पढ़ने से आपका माइंड थोड़ा. सॉरी 8 AM भी मैं लेट बोल दिया, 4 AM. हाँ 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ. हाँ नहीं, कुछ लोग का होता है कि मेरे को लगता है ना ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन एक्चुअली साइंस में क्या बायोलॉजिकल क्लॉक है. आप सो एक टाइम में, एक टाइम के उठो, जैसे सनराइज हो रहा है. हाँ सर्कैडियन रिदम जो होता है. तो आई थिंक आई वाज फॉलोइंग दैट. बट नाइट आउल में रात को क्या रहता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत रहता है. तो मॉर्निंग में भी जिसको जो सेट लगे यार वो अपने हिसाब से करो. लेकिन आपको मिनिमम तो 7-8 घंटे पुट करना है. दैट्स द सीक्रेट. हार्डेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी प्रीलिम्स और मेंस, कुछ भी. हार्डेस्ट वन हार्डेस्ट सब्जेक्ट. इकोनॉमी यार. इकोनॉमी वाज हार्डेस्ट आई वुड गेस. वन बुक यू रिग्रेट बाइंग. क्योंकि हम जब कैमरा के पीछे बात कर रहे थे, तुम्हारा कहना था कि इतने बुक्स में प्रीलिम्स फेल करवाने में भी बहुतों का हाथ है. वन बुक यू रिग्रेट बाइंग. मैं किसी का नाम लूंगा तो इसमें कुछ पब्लिशर का अच्छा चलो हो जाएगा. ओके. वन हैबिट दैट रूइंड योर टाइम. आप 1 साल पहले मेरे पास आए थे, उससे भी पहले आप प्रीलिम्स जब फेल किए थे. वन हैबिट दैट रूइंड योर टाइम एंड दैट यू वुड चेंज. Yeah, if I would get a chance to time travel to the past, then just sitting idly and watching the phone. कि आपको हटाना है. This is one of the biggest habit that ruined my life actually. Again I am repeating, आपको अगर वैल्यू मिल गई है इस लेक्चर, इस कॉन्वर्जेशन से, आप वीडियो बंद करके पढ़ने बैठ जाओ. टेक एक्शन. स्मार्टफोन, द गैजेट्स दैट विच, मेरे को लगता है ना 21st सेंचुरी का जो मोस्ट डेंजरस गैजेट वेपन है आई थिंक द स्मार्टफोन. एक दिन मैं सुन रहा था, आयरॉनिकली मैं इसी में क्वेश्चन लिख के लाया हूं. आयरॉनिकली थिंग इज दैट, बट ये डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस से यूज हो रहा है. जैसे कि नेटफ्लिक्स वाले, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आप हमारे लिए बड़ी चीज़, आपका स्लीप हमारे लिए बड़ा चीज़ है. वो रात को हमेशा देखते रहेंगे नेटफ्लिक्स वाले, बिंज वॉच करेंगे रात को. आपका नींद भी खराब हो रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो. लक एंड हार्डवर्क, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लिए. बट आई विल से स्ट्रांगली एम्फेसिस ऑन हार्डवर्क. उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. स्मार्ट वर्क है, मानता हूँ. यूपीएससी में तो स्टेट पीसीएस में डेफिनेटली स्मार्ट वर्क ही है, बिकॉज ये एग्जाम साइकिल में हार्डवर्क जरूरी है. लेकिन क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, that matters a lot. If someone is starting right now UPSC 2026 preparation, what should be the strategy? Let's talk. Strategy in a nutshell, if I would say, go and get the syllabus first, understand the exam, keep an eye through previous year questions, वर्बटमली मेमोराइज द यूपीएससी मेन सिलेबस. जो मैंने मिस कर दिया था, आपको रटा हुआ होना चाहिए मेंस का सिलेबस. वेरी वेरी क्रूशियल. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यू नो कि एट व्हाट डेप्थ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एट व्हाट डेप्थ. और जब आप सिलेबस पढ़ोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तब आप इधर उधर भटकोगे नहीं. जैसे न्यूज़पेपर अननेसेसरी स्टफ्स आते हैं. जैसे हम बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मार्बल के एक फेडरलिज्म बोलते हैं ना उसको, एक नेगेटिव सेंस आता है उस चीज़ को जब सुनते हैं. कोऑपरेटिव फिल्म स्टेट में होता नहीं, बस स्टेट में ज़्यादा दिक्कत आती है. लेकिन जब कोविड के टाइम में सिलेंडर प्रॉब्लम हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र हुआ, क्या वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? हम उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेते हैं. न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आते हैं. एक टॉपर हैं, ये एग्जाम्पल मुझे उन्हीं से याद आया. हाउ टू यूटिलाइज न्यूज़पेपर एफिशिएंटली, शिवम यादव उनका नाम है, रैंक 21 है उनका. तो उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जो आप यूज कर सकते हो मेंस में. जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लगाते हैं ना अपना जो वहाँ पर सिस्टम रहता है, तो वो चीज़ हम अच्छे से यूज कर सकते हैं मेंस में. ऐसे कुछ चीज़ें हैं. थ्रू रीडिंग योर न्यूज़पेपर आप 6 महीना, जैसे इनिशियली आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. और आपका बेसिक्स जब क्लियर हो जाता है ना, आपने जब पढ़ लिया पॉलिटी, जैसे न्यूज़पेपर में क्या रहता है ज़्यादातर स्टफ, पॉलिटिकल न्यूज़ रहता है, इकोनॉमिकल न्यूज़ रहता है, हिस्ट्री में कुछ इक्का दुक्का इधर कुछ आ जाता है कि कोई कुछ आर्कोलॉजिकल साइड में लिखा कुछ गया, बिकॉज न्यूज़पेपर मोस्ट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ प्लेसेस है न्यूज़, वही सब न्यूज़पेपर में रहता है ना. तो जब आपका पॉलिटी इकोनॉमी अच्छे से क्लियर हो चुका है, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. और एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है सब चीज़ का. तो आप ये जब चीज़ अच्छे से कर लेंगे तो देन आई थिंक
एवरीथिंग विल पीस ऑन के ईजी हो जाएगा. एंड अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, शॉर्ट नोट्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज एनरोल टू अंतिमा बैच. एंड इस बैच में खासियत ये है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों इसमें कवर्ड होता है. नॉट स्टेट पीएससी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि उड़ीसा क्या है, बट जो भी क्वेश्चन है, बीट ओडिशा पीएससी, झारखंड पीएससी, बीपीएससी, यूपी पीएससी, एओआरओ, सब इसमें कवर्ड रहता है. फॉर यूपीएससी 2027 यस क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टाइम. यस 1 year 5-6 months, it's very good time. यस. क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? Again, the same thing I want to say, put emphasis on that, कि focus on previous year questions, Previous year questions, topper copies, and stick to syllabus. stick to syllabus. हाँ, syllabus और previous year questions ना, वो नदी नहीं रहता है क्या? आपको इधर उधर भटकना नहीं है. Okay. वो एक एंकर है, Okay. एक बोट की तरह जो आपको अच्छे से लेके जाएंगे. Okay. इधर उधर भटकना नहीं. मल्टीपल मटेरियल्स, टेलीग्राम में वीडियो आता है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पायरेसी करना, हम भी ये सब कर चुके हैं. कुछ काम नहीं आएगा लास्ट में. एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस इज द की. टॉपर कॉपी से आपको पता चल रहा है कि मॉडल आंसर कैसे लिखने हैं, वही सब है. आपको पता चलेगा कि एटम में फेल होने के बाद क्या होता है, वो पता चल जाता है. So in a nutshell, be 2026, 2027, 2028, 2020 infinity. आपको you have to stick to syllabus, PYQ, topper copies, यस. सीक्रेट सोर्स. secret sources. यस, दिस इज द सीक्रेट. Okay. टॉपर कॉपीज में आपने सोशियोलॉजी के टाइम भी बहुत एम्फेसिस दिया था. यस. टॉपर्स कॉपीज इजीली अवेलेबल. आप विजन आईएएस, फोरम आईएएस, या फिर आप कुछ वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा टॉपर्स कॉपी. Okay. टॉपर्स कॉपी लेके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे टॉपर्स लिख रहे हैं आंसर, कैसे जार्गन्स, कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. Okay. तो उससे हेल्प हो जाएगा कि आपको पता चल रहा है कि. और क्या बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास ना कंटेंट नहीं है. Okay. कंटेंट इज द किंग Okay. इन यूपीएससी मेंस. Okay. MRR जो टेक्निक बोलता हूँ, मेमोराइज, रिकॉल, रिप्रोड्यूस. आप लोगों को जो ये चीज कि लेके जानी कोई है, टॉपर MRR. नहीं बोलता. Okay. जो कि कोई टॉपर नहीं बोलता. Okay. यूपीएससी में है, नोबडी टेल्स कि आपको याद करना है भाई. साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया, कि जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर मॉडर्न इंडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया, तो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. यूपीएससी में मेंस में क्या होता है ना, आपको जितने सारे कीवर्ड, जितने सारी चीज़ें, आपको 1 to 2 पेज नोट्स रहना चाहिए आपके पास. Okay. हर चीज़ का अच्छे से लिखा होना चाहिए. Okay. ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा अच्छे से हम 1 GS 1 2 3 भरवटमली सब चीज़ लिख के पूरा याद ही कर लेंगे. Okay. वी आर नॉट विवेकानंद. Okay. लेकिन जितना हो सके सब चीज़. और एक चीज़ बोलते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस खत्म ही नहीं होता. Okay. खत्म हो जाएगा, बट यू टू कीप ऑन अपडेटिंग द करंट स्टफ. Okay. जैसे GS3, GS2 पेपर इज मोर लाइक करंट ओरिएंटेड. Okay. यूपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टैटिक इज द किंग. स्टैटिक विल पुट योर फाउंडेशन. जैसे लोग नितिन सानवन खत्म नहीं करके इधर उधर भागते रहते हैं मटेरियल के. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि वॉचिंग लेक्चर्स इज नॉट इक्वल टू स्टडिंग. Okay. You should put your maximum time on previous year questions, practicing that. Irrespective of mentors, आप वीडियो देख रहे हो रोज, लेकिन कुछ कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी सुन रहे हो, लेकिन आप कुछ कर रहे हो, करो तो भाई, स्टार्ट तो करो. और वो चीज़ रेगुलरली, थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि एक क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड रहना चाहिए. हाँ. Okay. तो स्ट्रैटेजी सुनना, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं और अच्छे स्ट्रैटेजी हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो आर देयर. लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. Okay. तो यू हैव टू पुट ऑन द वर्क. आप करो. Okay. करना ही है. Okay. जैसे मेरे को थोड़ा, जब मेरा प्री क्लियर था तो जोश लगा. मेरे को थोड़ा लगा कि मेरे को लिखना है कि 2013 से प्रीवियस क्वेश्चन. मैंने पेन पकड़ा, लिखना चालू किया. हर रोज लिखना है आपको. Every day राइटिंग. इन फैक्ट मेंस आपको क्लियर करना है ना, रोज मैं इनिशियली स्टार्ट करता था 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन. वन ऑफ अ फ्रेंड जो था 136 रैंक, वी यूज्ड टू सिट एवरी डे इन दिस रूम ओनली, ब्रेनस्टॉर्म करते थे क्वेश्चंस. इंट्रो कंक्लूजन रेडी था. बॉडी पार्ट जैसे बैटल ऑफ पानीपत, व्हाई बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526. पानीपत में ही क्यों बैटल हुआ था, उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की थी. हाँ, उसमें क्या कैवलरी इजीली आते थे, इजीली एक्सेसिबल था, मिल जाता था मटेरियल. वो फ्लैट लैंड था, क्या क्या था, वो सब चीज़ें बॉडी पार्ट में आ जाएगी. तो ये सब चीज़ें ना, मतलब हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए. और एक टॉपर थे, मेरे को याद नहीं है, वो भी बोलते थे ही वाज पुटिंग लॉट एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर मेंस. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बता दूं क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना इंट्रो कंक्लूजन को ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता. वो प्री सेट रहता है कि हम रेडी करके लग लेते हैं.
वी इवन डोंट नो कि यूपीएससी एक अलाइन करने के लिए आंसर को दिया जाता है कि इंट्रो लिखते हैं कंक्लूजन, वी डोंट नो कि मार्क्स आ रहा है उससे नहीं आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मैं एम्फेसिस करता था कि क्वेश्चंस में जो चीज वी हैव टू हिट द बुल्स आई, जो क्वेश्चंस पूछा है ना वो डिमांड फुलफिल करना है। क्वेश्चंस आता है भक्ति लिटरेचर के ऊपर लिखो, लिख के आता है बच्चे भक्ति मूवमेंट के बारे में, भक्ति मूवमेंट इज डिफरेंट, भक्ति लिटरेचर इज डिफरेंट, यस ऐसे बहुत होता है। ऐसे कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे नाम नहीं सुना था, जैसे स्टेट पीसी में आता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऊपर बताओ, इरिगेशन के ऊपर जो काम हुआ है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो सब चीज़ें, तो मैंने ऐसे इधर उधर का बातें थोड़ा लिख के ऐड करके जोड़ दी। इनफैक्ट GS3 में मेरा 151 मार्क्स था, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट बट स्टिल हाईएस्ट, 159 एक हाईएस्ट मार्क्स था मेरा, 151 था GS3 में, एंड आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल इन दैट। माय स्ट्रॉन्ग एरिया वाज एसए और GS पेपर 3, दैट्स माय स्ट्रॉन्ग एरिया। एसए की हमने बात नहीं की एक्चुअली, बात करेंगे एसए के। एसए इज लाइक यू हैव टू बी metaphorical and philosophical and thinking in a very bit different way। ऐसे में क्या होता है कि मैं इन नटशेल बता रहा हूँ, ऐसे में कुछ टॉपिक आए जैसे मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, वो क्वेश्चन पढ़ के बंदा घबरा जाएगा क्या लिखेंगे इसमें। तो मैंने मैथमेटिक्स इज मेरा हैबिट था कि वीकेंड में मेरा दोस्त था, इनसाइड आईएएस का ऐसे चैलेंज आता है उनका वेबसाइट में, तो हम रोज संडे बैठेंगे। इनिशियली वी यूज्ड टू राइट 1 ऐसे, जब एग्जाम पास आने लगा हम वीकेंड में 2-2 ऐसे लिखने लगे। दिस इज द बेस्ट हैबिट यू स्टार्ट डूइंग फॉर ऐसे। ऐसे में क्या होता है ना, हम वी स्टार्टेड राइटिंग, पहले तो आता था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखो या फिर दिस इज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल ऐसे आता है। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए द स्ट्रैटेजी इज यू हैव टू कैच द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर को कैच करके लाना है उसको, अपने पेपर पढ़ो मेरा कैसे लिखा हूँ उसको दिखाना है। इंट्रो में इतना अच्छे से लिखना है कि बिकॉज इंट्रो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा ना इंट्रो में, तो आपको उसको दिखाना है कि भाई मेरा ऐसे पढ़ो। तो इनिशियली जब वो पढ़ने लगेगा ना, तो जब जिस टाइम में उसका अगर फ्लो ब्रेक हो तो मार कटा। So you have to keep it very smooth and connected। मैंने आपको बहुत सारा ऐसे मेरा भेजा है आपको। हाँ। हमारे पर बहुत काम किए हुए हैं। हाँ, इनफैक्ट आई गॉट 140 मार्क्स इन ऐसे। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली सब समझ जाएंगे कि भक्ति लिटरेचर पूछा, मूवमेंट लिख के आगे, क्योंकि भक्ति पढ़ते आपको क्लिक हो गया, वही आपको ट्रिक कर दिया। आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल जो स्टूडेंट्स के दिमाग को खोलेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगली बार आपके ऑफिस में, इन योर ऑफिस इंटरव्यू ले रहे हैं आपका? यस डेफिनेटली, ये तो पूरा सच होने ही वाला है कि फोड़ के ही दिखाएंगे। इस रूम से फिर ऑफिस की जर्नी स्टूडेंट्स उसको करेंगे एक्सपीरियंस। यस डेफिनेटली, ये सच होने वाला है, नहीं होके कहीं नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स होने वाला है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।